माय स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा हो, होपफुली। यस, इट इज विजिबल। सो जस्ट लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मीन्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या अंतर होता है? क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली वो डेटा होते हैं जो कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो न्यूमेरिक नोटेशन नहीं अ, होते उनके। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा के न्यूमेरिक नोटेशंस होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी किया जा सकता है। फिर हमने बात की थी कुछ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इक्वल और इक्वल इंटरवल और रेशियो स्केल की। इस स्केल को हम अपने क्वेश्चनर में यूज करते हैं, क्वेश्चनर बनाते समय हम यूज करते हैं। फिर कुछ इथिकल कंसिडरेशन वाली भी बात हुई थी कि किस किस बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं क्वेश्चनर के थ्रू से या किसी अदर मीन से। फिर प्राइमरी डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि बेसिकली क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, केस स्टडी और थ्रू शेड्यूल्स, ये सारे मेथड्स थे। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मीन्स जो होते हैं वो फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो सोर्स जहाँ पर पब्लिश हो चुका है या अनपब्लिश सोर्सेस हैं, वो सारे सोर्सेस को हम यूज करते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल जर्नल्स, रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट, एकेडमिक पब्लिकेशन और कुछ अनपब्लिश सोर्सेज भी होते हैं। फिर हमने बात की थी कि क्वेश्चनर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन किसे कहते हैं, ओपिनियन एटीट्यूड स्केल क्या है और फैक्ट क्वेश्चनर क्या है। फिर थोड़ा सा मैंने बताया था कि इंटरव्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है और रेटिंग स्केल क्या होती है, जिसमें बेसिकली लिकट रेटिंग स्केल होता है, जिसमें स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री का क्लासिफिकेशन होता है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में हम दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए एक पुल देते हैं, जिसमें पावरफुल वीक हो सकता है, हैप्पी सैड हो सकता है। न्यूमेरिक स्केल होता है जिसमें एक पूरा स्केल होता है 1 से 10 तक, उसमें हमको रेटिंग करना होता है। ग्राफिकल रेटिंग स्केल में पुअर टू एक्सेलेंट में हम सभी चीजों को क्वांटिफाई कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्केल में हम रियरली, नेवर, समटाइम्स इस प्रकार के क्लासिफिकेशन देते हैं। अब हम आ जाते हैं सैम्पलिंग के ऊपर में। अभी तक हमने क्या किया है वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं कि इंट्रोडक्शन में जब भी आपको एक पर्टिकुलर रिसर्च की थीसिस बनानी हो या एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना हो, वहां से जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने लिटरेचर सर्वे किया। लिटरेचर सर्वे में हमने ये पाया कि डिफरेंट मैगजीन से, डिफरेंट जर्नल से, बाकी ऑथर्स ने, जो प्रीवियस ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या काम किया है उस काम को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं। लेट अस से कि आपने 4 5 6 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई की जिसपे आप वर्कआउट करना चाहते हैं। उन सारे वेरिएबल्स को लेके आपने एक क्वेश्चनर बनाया। क्वेश्चनर ऐसा बनाया कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो मेजर हो सके। और एसेंशियली मैंने कहा था कि जो प्री डिटरमाइन सेट ऑफ क्वेश्चनर है, जो पहले से अवेलेबल सेट ऑफ क्वेश्चनर है, उसको हमको लेना चाहिए, क्योंकि उसको लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, डिफिकल्टी नहीं होता। जब आप अपना खुद का क्वेश्चनर बनाते हैं तो आपको उसको वैलिडेट करना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली चीज है, हो जाती है रिसर्चर, एज अ रिसर्चर के लिए। एक बार क्वेश्चनर बन गया उसके बाद हमको क्या करना होता है, हमको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं अपने पर्टिकुलर वर्क के। तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है या नहीं, एक्स का, वाई वाई का जेड के ऊपर, जो भी आपका थियोरिटिकल मॉडल में है या जो भी थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट में है, उसको प्रूव करने के लिए हमको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है। बेसिकली दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। इन हाइपोथेसिस को हम लिखने के बाद हमको एक चीज और डिटरमाइन करना होता है, दैट इज सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि वी हैव टू चूज अ पर्टिकुलर सैंपल साइज। हमारे स्टडी में कितना सैंपल साइज होगा, कितने लोगों के साथ या कितने रेस्पोंडेंट के साथ हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में सैम्पलिंग हमको समझना है आज। तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्मॉलर ग्रुप ऑफ सबसेट फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप। ठीक है, तो लार्जर ग्रुप एक है, और उससे हम अगर स्मॉलर ग्रुप छांट पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग।
लेट अस से फॉर एग्जांपल कि आपके क्लास में 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, और 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर मुझे डेटा कलेक्शन के लिए अगर असुविधा है या फिर मैं सभी से अगर नहीं कर पाऊं, तो मैं क्या करूंगा, आउट ऑफ दैट आई विल सिलेक्ट 50, 200 से 50 लोगों का सिलेक्शन मैं कर लूंगा, और सिलेक्शन करने के बाद उनसे मैं डेटा कलेक्शन कर लूंगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। ड्रॉइंग स्मॉलर ग्रुप ऑफ सबसेट, मैं छोटे ग्रुप ऑफ सबसेट को लूंगा फ्रॉम अ हायर ग्रुप ऑफ सबसेट, दैट प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग द सैंपल्स फ्रॉम अ लार्जर पूल, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, ये सैम्पलिंग किस लिए किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज अ रिसर्चर हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, वी डोंट हैव रिसोर्सेस, वी हैव टाइम कांस्टेंट, वी हैव रिसोर्स कांस्टेंट। तो एंटायर सैंपल के ऊपर काम करना इतना सहज नहीं है या इतना इजी नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सैम्पलिंग को अडॉप्ट करते हैं, और पूरे जो एंटायर पॉपुलेशन है उसमें से जब छोटा सबसेट लेके हम काम करते हैं, दैट प्रोसेस इट इज नोन एज सैम्पलिंग। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक रिटेल स्टोर है जिसके पास कस्टमर डेटाबेस है, उसके 20,000 कस्टमर है। सपोज एक रिटेल स्टोर आपने खोला है, तो आपके कस्टमर होंगे और आपके डेटाबेस से आपने 20,000 कस्टमर का नाम निकाला है। अब आपको एक नया ब्रांड, कोई भी चीज का नया ब्रांड लॉन्च करना है, या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांड का आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है। सिंपली आज आप देखते होंगे, किसी भी स्टोर में आप जाते होंगे, तो बिलिंग करने से पहले वो आपसे आपका फोन नंबर मांगता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, इवन आप मैकडोनल्ड में या पिज्जा हट में या बर्गर किंग में अगर कुछ खाते भी हैं, तो भी वो आपको एक अपना फोन नंबर देने के लिए बोलेगा। क्यों बोलता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट इज दैट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? कि जब आप उसका फोन नंबर आपके पास आ जाएगा, आपका फोन नंबर उसके पास अगर चले जाएगा, तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग की पॉइंट्स आपका सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की कोशिश करेगा, राइट? वो कैसे करेगा? आपको एक सर्वे लिंक प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम। तो इफ यू आर फ्री, यू टेक 5 मिनट्स टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। वो फॉर्म को आप फिल करेंगे तो जो भी फिल करेंगे आप, एज पर योर ऑनेस्ट ओपिनियन, उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में बहुत इजी लाइक होता है ये चीज। और आउट ऑफ द कस्टमर डेटाबेस, सपोज मैकडोनल्ड के पास 2 लाख कस्टमर का डेटाबेस है, उसने 2 लाख के 2 लाख कस्टमर को का फोन नंबर है उसके पास, और उसने मेल भेजा या फिर उसने एसएमएस किया, तो नॉट लाइक 2 लाख पीपल विल रेस्पॉन्ड, सभी को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट होता है जो रेस्पॉन्स करता है। तो लेट अस से कि 2 लाख में से 2,000 लोगों ने रेस्पॉन्ड कर दिया, तो वो 2,000 रेस्पोंडेंट जो होते हैं वो उसका सैंपल साइज हो गया, लेकिन उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या था उस समय? 2 लाख था। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने से ये होता है कि आप लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से जो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का चॉइस करते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाता है। लाइक अपना अपना वर्क इजी बनाने के लिए हमको ये चीज करना पड़ता है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से कुछ टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड है। जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो आपको कुछ और भी टर्म्स जो है उसको समझना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज टर्म्स। वो टर्म्स कौन कौन से हैं जिसको सैम्पलिंग के साथ जोड़ के बनाया जाता है? फर्स्ट टर्म इट इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने कहा कि सैम्पलिंग, एक सैंपल जो है वो छोटा छोटा फ्रेमवर्क, राइट? पॉपुलेशन एंटायर फ्रेमवर्क। लेट अस से कि बिलासपुर का पॉपुलेशन कितना है, अगर मैं बोलता हूँ, तो उसका मतलब यह है कि बिलासपुर शहर में रहने वाले सभी लोग, माने चाहे वो टीन एज सेगमेंट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे ओल्ड एज सेगमेंट हो, वो सभी लोग एंटायर पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। दिस इज नोन एज द एंटायर पॉपुलेशन, राइट? पॉपुलेशन का दूसरा नाम होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स और पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं, राइट? तो हम ऑफन मतलब जब रिसर्च करते हैं या रिसर्च की भाषा में अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, राइट? जैसा कि मैंने कहा कि सैंपल क्या है, होता है एक स्मॉलर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च पर्पस के लिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे को पॉपुलेशन स्टडी करना है टाइटन ब्रांड ऑफ वॉच के लिए बिलासपुर सिटी के अंदर, तो मैंने दो तीन चीजें बोली। टाइटन ब्रांड ऑफ वॉच का मुझे सैंपल सर्वे करना है एंटायर बिलासपुर सिटी में, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा कि एंटायर बिलासपुर रीजन का पॉपुलेशन कितना है। फर्स्ट आई हैव टू डिटरमाइन दैट। सपोज
1 लाख बिलासपुर का पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन है। अब वो एंटायर पॉपुलेशन को मैं सेगमेंट करने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार के। एक तो टीन एज सेगमेंट है, जो कि हो सकता है कि टाइटन का वॉच पहनता हो। एक होता है पेरेंट एज सेगमेंट और लाइक मिडिल एज सेगमेंट, जो टाइटन ब्रांड का यूज करता हो। और तीसरा है ओल्ड एज सेगमेंट। ठीक है, इस प्रकार से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं मेल और फीमेल सेगमेंट के हिसाब से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। या फिर एक डिवीजन ऐसा भी हो सकता है कि बिलासपुर के डिफरेंट मोहल्ले में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, उस हिसाब से मैं क्लस्टरिंग डिवाइड कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं उसमें से डेटा कलेक्शन कर सकता हूँ। सो देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है जिससे कि मैं क्लासिफाई करके अपने सैंपल को डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और यही मेथड को, जैसे हम सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ते हैं, तो सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स है, जिसके थ्रू से हम डेटा कलेक्शन करते हैं। या फिर एंटायर पॉपुलेशन को हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए। दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग। द प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग, एंड द एक्चुअल डेटा विच इज कलेक्टेड दैट इज नोन एज सैंपल। जो एक्चुअल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको सैंपल बोलते हैं, और जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू से हम करते हैं, दैट इज नोन एज द सैंपलिंग। इसमें दो बातें आती हैं, और कि कभी कभी पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है और कभी कभी पॉपुलेशन फाइनाइट्स होते हैं। लाइक फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं बता रहा हूँ। पॉपुलेशन जब भी काउंटेबल हो, नंबर्स में काउंटेबल हो, दैट इज नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। से फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके संस्था में कितने कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन टोटल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक नंबर्स होंगे, 200 होगा, 400 होगा, 500 होगा। दैट इज फाइनाइट इन नंबर। वो उसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट। उसको हमको बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन, राइट। जैसे कि इंडिया में कितने लोग हैं, इंडिया की आबादी, भारत की आबादी कितनी है, दैट इज फाइनाइट, दैट इज काउंटेबल। हो सकता है कि अभी एग्जैक्ट नंबर अवेलेबल ना हो, बट दैट इज फाइनाइट, दैट इज काउंटेबल। एक और पॉपुलेशन होता है, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। व्हाट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी होता है। कई जगह में मार्केटर्स क्या करते हैं कि कई सारे पॉपुलेशन को इनफाइनाइट ट्रीट करने लगते हैं। मतलब जैसे पॉपुलेशन ही एक है तो फाइनाइट वो, लेकिन इनफाइनाइट कैटेगरी में ट्रीट उसको कई बार किया जाता है। तो पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। एक और चीज है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग फ्रेम। व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? इट इज नथिंग बट इट इज अ लिस्ट और डिवाइस फ्रॉम विच ए सैंपल इज ड्रॉन। एक लिस्ट है, या एक डिवाइस है, या एक मैकेनिज्म है, जिससे कि हम सैंपलिंग ड्रॉ करते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल, एक वोटर की लिस्ट है। एक पॉलिटिकल सर्वे मुझे करना है जिसमें कि एक मोहल्ले में एक वोटर का लिस्ट है, और वोटर के लिस्ट में सपोज 1 से 1,000 लोगों की लिस्ट है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, सैंपलिंग फ्रेम अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो प्रत्येक 5वें आदमी को मैं लूंगा, 5वें को लूंगा, 10वें को लूंगा, 15वें को लूंगा। ये सैंपलिंग फ्रेम मैंने ड्रॉ कर लिया। सैंपलिंग फ्रेम डिफरेंट वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है या मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि मैं पहले 10 को लूंगा, नेक्स्ट 10 को नहीं लूंगा, ऐसा नहीं। तो देर शुड बी होमोजेनिटी। एक मैकेनिज्म आपको डेवलप करना है, जिस मैकेनिज्म से एंटायर पॉपुलेशन से आप अपना सैंपल छांट सको। दैट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। देखिए, ये सारे एक एक मार्क के क्वेश्चन है, और 1 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, दिस ऑल क्वेश्चन यूज टू कम विद 1 मार्क क्वेश्चन, राइट। एक और टेक्निकल टर्म है, दैट इज नोन एज सेंसस मेथड। सेंसस आपने सुना होगा, सेंसस सर्वे, मैंने भारत का सेंसस सर्वे करना है। मतलब सेंसस का मतलब होता है स्टडिंग एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट विद इन द पॉपुलेशन। अगर आप सारे एलिमेंट्स की सर्वे कर रहे हो, एंटायर पॉपुलेशन में सारे एलिमेंट्स को मेजर कर रहे हो, देन इट इज नोन एज सैंपल मेथड। ओके, आपको से फॉर एग्जांपल हमको सेंसस सर्वे करना है कि 1,000 फैमिली एक स्पेसिफिक एरिया में अगर रहती है, तो उनका इनकम, एवरेज इनकम कितना है। तो हमको घर घर जाना है, उनसे पूछना है, एक एक इंडिविजुअल से पूछना है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटरमाइन द सेंसस मेथड। सभी से डेटा लेना, एंटायर पॉपुलेशन से डेटा लेना है, दैट इज नोन एज सेंसस मेथड। अनदर फ्रेम इट इज नोन एज सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट का मतलब होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। मतलब अगर 1,000 लोगों से मुझे डेटा कलेक्शन करना है, तो मतलब 1,000 लोगों से मुझे बात करना है, और 1,000 लोगों में से सिंगल व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक माने रेस्पोंडेंट
मेरा सैंपलिंग यूनिट होगा, और वो सबसे छोटा यूनिट होगा जिससे कि मुझे सैंपलिंग या सैंपल कलेक्ट करना है, राइट। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को हम बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट, ठीक है। इसमें और एक टर्म है दैट इज नोन एज पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जनरली हम जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो तीन बेसिक चीजें हम करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, उसका मीडियन निकालते हैं, या फिर उसका मोड निकालते हैं। और ये तीन बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो सभी ने पढ़ा होगा एटलीस्ट स्कूल लेवल में, मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन, मीडियन, मोड निकालने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एज अ रिसर्चर आपके अंदर क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड। जब आप निकाल के देख लेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप का, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और ये पैरामीटर जो है हम अमूमन जो डिस्कस करते हैं, एन, जब एन की बात करते हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन साइज। जो कंप्लीट पॉपुलेशन साइज को हम एन बोलते हैं। म्यू को हम मीन बोलते हैं, जैसे कि डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर मीन। स्टैटिस्टिक्स में एन अगर बात करूं, छोटा एन, दैट बिकम सैंपल साइज। देखिए बड़ा एन जो होता है वो पॉपुलेशन का साइज है, छोटा एन जब हम डेजिग्नेट करें दैट इज सैंपल साइज। और एक्स बार अगर हम बात करें तो सैंपल मीन है। ये बेसिक नोटेशन है जो सभी लाइक बुक्स में आपको दिया होगा। तो म्यू का मतलब मीन, स्टैटिस्टिक्स में छोटा एन का मतलब सैंपल साइज, बड़ा एन का मतलब पॉपुलेशन साइज। ऐसे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स को डेजिग्नेट किया जाता है। लाइक व्हाट इज, एक और टर्म है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। What is principle of sampling? It is the guidelines to ensure effective sampling, including principles of regularity, large numbers, validity, and optimization. सैम्पलिंग के कुछ रूल हैं, कुछ उसूल हैं जिसके बेसिस में सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। और वो जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, जो गाइड बुक में लिखा हुआ है, दोज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो इफेक्टिव सैम्पलिंग के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए, किस किस बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, दैट फॉर्मुलेट्स अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बहुत सारे एरर्स भी आते हैं। माने ऐसा नहीं कि सैम्पलिंग, आपने सैंपल सर्वे कर दिया तो वो करेक्ट होगा, ऐसा नहीं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर एसोसिएटेड विथ द सैंपल्स। और बहुत सारे ऐसे टाइप के एरर है जैसे कि वेरिएंस। वेरिएंस है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने अगर एंटायर पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं किया चीजों को, सिर्फ सैम्पलिंग ही किया है, तो हो सकता है कि जो मीन आए वो एंटायर पॉपुलेशन मीन से डेविएट हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कलेक्शन के दौरान कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेटा एंट्री के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया हो। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के बायसनेस हैं या मिस्टेक्स हैं जो कि सैंपल सर्वे के दौरान आते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंट टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग। अब इंपॉर्टेंट है कि सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, रिमेंबर दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग, मैंने आपको सैम्पलिंग बता दिया, और सैम्पलिंग से जुड़े जो भी टर्म्स है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग, वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, राइट। वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द अदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अलावा भी कुछ और सैम्पलिंग होते हैं जो हो सकता है कि आपकी बुक में दिया हो, बट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, राइट। वन इज प्रोबेबिलिटी, द अनदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी। और इसकी इजी भाषा में मैं आपको दो स्लाइड्स में बस बताऊंगा। बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस बुक में हो सकता है दिए हो, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद इन टू स्लाइड्स दिस टू मेथड्स। समझने की कोशिश कीजिएगा। What is probability sampling first? Probability sampling means it is a type of sampling technique where each member of the population has a known and non-zero chance of selection. उसका मतलब ये होता है कि एक प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक प्रोबेबिलिटी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप इंटरव्यू देते हो, there is a probability, there is a chance of selection of yours in that particular interview, that is probability. प्रोबेबिलिटी आप सभी ने सुना होगा, एटलीस्ट पढ़ा नहीं होगा तो भी। प्रोबेबिलिटी एक चांस है। और वैसा सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें एक पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन से मेंबर के सिलेक्शन का चांसेस जीरो, ठीक है। माने नन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब जीरो नहीं है, नन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन मतलब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अगर एक पॉपुलेशन में हम सैम्पलिंग फ्रेम ड्रॉ करते हैं तो सभी मेंबर्स का चांस इक्वल चांस है सिलेक्शन के लिए, तब हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसका मतलब यह है कि मेरे मोहल्ले में अगर सर्वे होता है
तो मेरा भी चांस है, आई हैव गॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर? सभी का चांस इक्वली बनता है उस टाइप के सैम्पलिंग मेथड में। इसके कई टाइप्स होते हैं, थोड़ा समझने की इसको कोशिश करेंगे। वन इज नोन एज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। पहला पहला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहला टाइप है, उसको हम बोलते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्टिंग अटेंडीज ऑफ अ कॉन्फ्रेंस बाय लॉटरी फॉर अ सर्वे। कॉन्फ्रेंस में जो अटेंडीज होंगे उसका हम सिलेक्शन करते हैं। लेट अस से वी आर सिलेक्टिंग, तो हम एक लॉटरी कर लेंगे, सभी का नाम लिख के चिट पे डाल देंगे और उसमें से चिट उठा लेंगे, 10 चिट उठा लेंगे। तो मान लो उसमें 100 चिट है और 100 चिट से 10 चिट उठा रहे हैं हम, तो सभी का इक्वल चांस है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। किसी को हम ऐसे छोड़ नहीं रहे। चांसेस सभी का है, लेकिन जिसका उठता है, जिसका आता है नंबर, उसी का सिलेक्शन होता है। दिस इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक चीज ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी रेस्पोंडेंट्स का, सभी यूनिट्स का देर इज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। जब भी हम सैम्पलिंग ड्रॉ करते हैं तो सभी का चांसेस बन जाता है सिलेक्शन के लिए। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब भी रिसर्चर। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर हमारे लाइक प्रोजेक्ट में हम कौन सा सैम्पलिंग टाइप अडॉप्ट करें। तो ये आपके ऊपर चॉइसेस है कि आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड में जाना चाहते हैं। मैं सारे सैम्पलिंग मेथड को एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू हैव टू डिसाइड दैट विच सैम्पलिंग मेथड इट इज बेस्ट suited फॉर योर आई मीन फॉर योर वर्क। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Now, carrying on to stratified random sampling. What is stratified random sampling? In stratified random sampling, we have to divide the sample on the basis of certain strata. Strata का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप। और पहले हमको क्या करना है, एंटायर पॉपुलेशन जो है उसको छोटे छोटे ग्रुप या स्ट्रेटा में हमको डिवाइड करना है, और स्ट्रेटा से हमको फिर सैंपल ड्रॉ करना है। राइट? स्ट्रेटा क्यों डिवाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट वी नीड टू डिवाइड द सिटीज पॉपुलेशन बाय इनकम ब्रैकेट्स। अगर मैं बात करूं कि ब्रांड ऑफ कार का सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार है, मुझे उस पर डेटा कलेक्शन करना है। मुझे ये देखना है कि वेरियस इनकम ग्रुप का क्या इफेक्ट, क्योंकि अगर मैं ब्रांड ऑफ कार की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली हायर इनकम ग्रुप जो है वो महंगी कार ले पाएगा। तो मुझे क्लासिफाई क्या करना है, पूरा एंटायर शहर की जो पॉपुलेशन है उसको इनकम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, एक हायर इनकम ग्रुप हो सकता है जिसमें हाईली पेड लोग होंगे या बिजनेस क्लास एलाइड क्लासेस होंगे। एक मिडिल इनकम ग्रुप होगा जो सर्विस क्लास होगा या मिडिल लेवल में इनकम होते होंगे उनके। और एक लोअर इनकम ग्रुप होगा। ऑन द बेसिस ऑफ 3 इनकम ग्रुप मैं उसमें से 50-50 रेस्पोंडेंट या 100-100 रेस्पोंडेंट ले सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, एंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया। राइट? दैट ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेटा। उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रेटा। और इसीलिए जब स्ट्रेटा हमने डिवाइड कर दिया तो वो बन गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। राइट? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। पहले में क्या होता था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने कुछ नहीं किया, हमने लॉटरी सिस्टम से चीजों को उठाया। बट इसमें हमने ग्रुप में डिवाइड किया, स्ट्रेटा में डिवाइड किया, और उस स्ट्रेटा में डिवाइड करने का कोई मैकेनिज्म है। जैसे मैंने इनकम की बात की, हो सकता है कि आप लाइक जेंडर की बात कर सकते हैं, मेल और फीमेल। तो हम ये करना चाहते हैं कि स्ट्रेस लेवल किस में ज्यादा है, मेल या फीमेल में। वर्किंग मेल में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है या वर्किंग फीमेल में, ये डिटरमाइन करने के लिए हमको दो स्टेटा चाहिए। मेल का स्टेटा अलग चाहिए, फीमेल का स्टेटा अलग चाहिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। दैट बिकम्स स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, कम टू थर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, देखिए जैसे नाम सजेस्ट करता है उसी के अनुरूप माना उसका काम। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब हम सिस्टमैटिकली जाएंगे। लेट अस से फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्शन करना है, और मेरे मोहल्ले में जितने भी घर हैं, सपोज 100 घर हैं मेरे मोहल्ले में, और 100 घर से मुझे 100 घर, यहाँ पर मेरा पॉपुलेशन हो गया एंटायर 100 घर मेरा पॉपुलेशन है, बिगर फ्रेम में लूँ तो। अब मेरे को सैंपल ड्रॉ करना है, तो कैसे करके करूंगा, 100 से 100 पूरा ले नहीं सकता, मुझे 10 ही सैंपल चाहिए। लेट अस से आई वांट 10 ओनली। तो मैं क्या करूंगा, पहले घर में जाऊंगा, उसके बाद 11वें घर में जाऊंगा, उसके बाद 21वें घर में जाऊंगा, एंड द ट्रेंड विल कंटिन्यू।
या फिर ऐसे कर सकता हूँ कि 10वें घर में जाऊंगा या 20वें घर में जाऊंगा और लास्ट में 100वें घर में जाऊंगा, तो 10 मेरे सैंपल साइज कलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग रैंडमली फ्रॉम अ चूजिंग पॉइंट, वो चूजिंग पॉइंट जो है कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक से ही स्टार्ट करना है। आप 9वें घर से स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा 18वें घर में जा सकते हो, तीसरा 27वें घर में जा सकते हो। तो इट बिकम सिस्टमैटिक, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो और सभी का इक्वल चांसेस है सिलेक्शन के लिए, सभी का इक्वल चांसेस है, क्योंकि अगर आप तीसरे से स्टार्ट करते हो तो 13वां का सिलेक्शन होगा, अगर आप 5वें से स्टार्ट करते हो तो 15वां का सिलेक्शन होगा। तो द गैप, जो गैप हम दे रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल डायमेंशंस, इट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट। अनदर फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग मेथड, इट इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है randomly selecting blocks in neighborhood then serving each household with them। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूं अभी, और उसमें मैंने क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज किया। कैसे यूज किया? आई हैव डिवाइडेड द एंटायर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पूरे देश में जितने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जितने यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, वो मेरा पॉपुलेशन है, सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, टीचर्स बेसिकली। तो मैंने क्या किया, एंटायर जो इंडिया है, भारत है, उसको मैंने 5 क्लस्टर में डिवाइड किया। एक ईस्ट जोन का क्लस्टर है, एक वेस्ट जोन का क्लस्टर है, एक नॉर्थ जोन का क्लस्टर है, एक साउथ जोन का क्लस्टर है, और सेंट्रल जोन का क्लस्टर है। इन सभी जोन से मुझे 200-200 रेस्पोंडेंट चाहिए, 5 जोन है मेरे पास, और 200-200 रेस्पोंडेंट चाहिए मेरे को डेटा कलेक्शन करने के लिए। अब ये जोन्स मैंने जो बनाए, उसमें इक्वल नंबर ऑफ लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मैंने प्लेस किया। एक जोन में लेट अस से 10 कॉलेजेस और 10 यूनिवर्सिटी है, तो उनसे मुझे डेटा कलेक्शन करना होगा। तो पहले मैंने क्या किया, एंटायर जो इंडिया है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मैप है, उसको मैंने क्लस्टर्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए। और क्लस्टर्स के बेसिस में मैंने, और क्लस्टर किसके बेसिस में बना, ज्योग्राफिकल क्लस्टर है। क्लस्टर आप डिफरेंट बेसिस में बना सकते हो, ज्योग्राफिकल क्लस्टर बना सकते हो, आप मेल फीमेल का भी एक क्लस्टर बना सकते हो, आप इनकम ग्रुप का क्लस्टर बना सकते हो। तो डिफरेंट क्लस्टर्स हैज टू बी फॉर्मुलेटेड, और क्लस्टर किसके हिसाब से बनेगा, होमोजेनिटी के हिसाब से बनेगा, मतलब जहां पर ज्यादा वैसे लोग हों उसके हिसाब से आप क्लस्टर बनाएंगे। और क्लस्टर बनाने के बाद आपको जो भी सैंपलिंग लगाना हो, सिंपल रैंडम लगाना हो, स्ट्रेटिफाइड लगाना हो, सिस्टमेटिक लगाना हो, उस पर भी लग सकता है। तो क्लस्टर जो है वो बड़ा मीन्स है dividing the entire population into smaller blocks, that is known as cluster sampling, and then collecting information or data from them, right? So ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सभी सभी इंडिविजुअल का इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ये मान के चलो। देयर इज अनदर सैम्पलिंग टेक्निक, मैंने कहा था कि 2 टाइप के होते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। अनदर वन, इट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, where samples are collected in the process that does not give all the individuals in population equal chance। यहाँ पर आपको इक्वल चांस नहीं मिलता है, आप सिलेक्ट नहीं भी हो सकते, आप कट सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या था, आपका फेयर चांसेस था, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या इक्वल चांस नहीं रहेगा, सिलेक्शन हो भी सकता है लेकिन इक्वल चांस नहीं रहेगा सिलेक्शन के लिए। कैसे, इसके डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं तब आप समझ जाएंगे। फर्स्ट सैम्पलिंग टेक्निक, इट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग विच आर बेस्ड ऑन एसेसिबिलिटी, इट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर क्या करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। कन्वीनियंस का मतलब होता है मेरे को जो उपलब्ध है, मेरे को जो इजीली अवेलेबल है, वो सैम्पलिंग में उठा लूंगा। दिस इज सिंपल कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, सपोज मेरे यूनिवर्सिटी में 200 लाइक कर्मचारी हैं, मुझे डेटा कलेक्शन करना है, तो मैं 200 कर्मचारी से जल्दी से मेरे को डेटा मिल जाएगा, मैंने डेटा पूरा कर लिया। दिस इज कन्वीनियंस। ऑन द बेसिस ऑफ माई कन्वीनियंस आई हैव टेकन डेटा, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एज अ रिसर्चर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक यू हैव टू टेक दिस डेटा, या फिर आपके स्टोर पे जो लोग आए हैं उन्हीं से आपने क्वेश्चनर भरवा लिया, डेटा सर्वे कर लिया। तो दिस इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसमें बाहर के लोगों को जो होता है, या जो एक्सेसिबल आपके नहीं है, उनको फेयर चांसेस नहीं मिलता है इंक्लूजन के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी इसमें इंक्लूजन का रह नहीं गया, नॉन प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग, इट इज नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। देखिए, जजमेंटल सैम्पलिंग को हम
दूसरे चीजों से भी जाने जाते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग को हम लाइक एक बहुत अच्छा नाम है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। जजमेंटल सैम्पलिंग को हम नाम याद आ गया तो फिर बताऊंगा मैं। जजमेंटल सैम्पलिंग वो होता है जो जजमेंट के बेसिस में हम लेते हैं। जजमेंट के बेसिस के मतलब, मुझे जो चाहिए वो मैं उसको लूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं लूंगा। और जजमेंटल सैम्पलिंग एक बहुत अच्छा सैम्पलिंग टेक्निक है। जैसे कि सपोज मुझे HIV एड्स पेशेंट के ऊपर काम करना है, राइट? तो मैं HIV एड्स पेशेंट के ऊपर ही काम करूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चनर जिसको HIV नहीं है उससे भी क्वेश्चनर भरवा लूंगा। सो दिस इज जजमेंटल। जिसको एड्स है, आई हैव टू टारगेट दो सैंपल ओनली। तो दिस इज जजमेंटल। या फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कि ICT का इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स के ऊपर, ICT जो फैक्टर है उसका स्टूडेंट के ऊपर अगर मेरे को इन्फ्लुएंस डिटरमाइन करना है, तो मुझे जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना होगा। एंड जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब यह है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट मास को टारगेट करूंगा। दिस इज जजमेंटल। मैं और दूसरे मास को किसी को लेना नहीं है। तो जहां पर आपका कन्फाइनमेंट हो जाता है, जहां पर आप अपने एरिया को या अपने मास को या अपने स्टडी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वहां पर आपको जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द रिसर्चर, मैंने कई बार, और इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम आई हैव चूजन जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक। व्हाई? बिकॉज मेरा जो रिसर्च होता है या हमारा जो रिसर्च हम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बेस्ड होता है। ठीक है? तो उसमें से क्या होता है कि सैम्पलिंग छट जाते हैं, बहुत सारे सैम्पलिंग जो है छट जाते हैं, और उसी मास के ऊपर हमको डेटा कलेक्शन करने में इजीली होता है। इसमें सब इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बोलते हैं कि आप एक आपने एक सैम्पलिंग फ्रेम ड्रॉ किया, उसमें आपने एक इंक्लूजन क्राइटेरिया लगाया और एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाया। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये हो सकता है कि ये एज ग्रुप को मैं लूंगा, ये एज ग्रुप को मैं नहीं लूंगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रंस बाइंग बिहेवियर। मैं टाइटल का नाम बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रंस बाइंग बिहेवियर। एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमारे बच्चे भी देखते हैं। जब बच्चा एडवर्टाइजिंग देखता है, उसका इम्पैक्ट उसके बाइंग बिहेवियर पे क्या होता है, चिल्ड्रन के बाइंग बिहेवियर पे क्या होता है। अगर मैं इसको स्टडी करना चाहूँ तो चिल्ड्रन का डेफिनेशन मुझे पहले देना होगा कि चिल्ड्रन यहाँ पर मैं किसको मान रहा हूँ। क्या मैं चिल्ड्रन 10 साल से 15 साल को मान रहा हूँ, या 5 साल से 10 साल के लोगों को मान रहा हूँ? अगर अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं, तो सिर्फ चिल्ड्रन मेरे सैंपल कलेक्शन के लिए इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट बनेंगे। और जो मेथड जिससे कि मैं डेटा कलेक्शन करूंगा, दैट इज जजमेंटल सैंपलिंग मेथड, राइट? तो इसको बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग। इसमें भी इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्शन के लिए। देन कम टू कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या है? कोटा सैंपलिंग है कि एक पर्टिकुलर कोटा जिसको बोलते हैं ना, ensuring that the sample contains a certain number of men, certain number of women chosen based on researcher judgment। अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरे कोटा सैंपलिंग में 50 वुमेन होने चाहिए, 50 मैन होने चाहिए, तो ऐसा कोटा मैं लूं जिसमें 50 मैन और वुमेन हो। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे कोटा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हायर इनकम ग्रुप भी होने चाहिए, मिडिल इनकम ग्रुप भी होने चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप भी होने चाहिए। तो उसके बेसिस में अगर मैं चीजों को ड्रॉ करूं कोटा के बेसिस में, कि मुझे ये लोग इस सैम्पलिंग फ्रेम में मिल जाएंगे, दैट बिकम्स कोटा सैम्पलिंग। और फाइनली इट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक टिपिकल फॉर्म ऑफ लाइक सैम्पलिंग है। ठीक है? जैसे लाइक समझे कि मैंने आपसे डेटा कलेक्शन किया, आपने डेटा दे दिया, मैंने आपसे पूछा कि आपके और परिचित में कौन है जिसको मैं डेटा मांग सकता हूँ। आपने कहा कि नहीं नहीं ये लोग हैं, आप चले जाइए और वो डेटा दे देंगे। ठीक है? तो मैं उनके पास गया, उनसे भी डेटा ले लिया और उनसे भी पूछा कि आपके संपर्क में कोई है क्या जिससे मैं डेटा ले सकता हूँ। दिस इज नोन अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब एक रेफरेंस से दूसरे में जाना और दूसरे के रेफरेंस से तीसरे में जाना, एंड देन कलेक्टिंग डेटा अकॉर्डिंगली। तो इसको हम बोलते हैं दी स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। तो बेसिकली हमने जाना कि सैम्पलिंग इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द अदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चार चार डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। Accordingly, non probability sampling has got four options, that is convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling and snowball sampling। करेक्ट? यहाँ तक के सब कोई क्लियर?
यहां तक के सबको क्लियर है? टाइप इट इन द चैट बॉक्स। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक्स पढ़ाए आपको जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लाइक जो आप बनाएंगे आपका प्रोजेक्ट, उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझे पूछा है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब होता है रेफरेंस सैम्पलिंग। उसका मतलब है मैं आपसे डेटा कलेक्शन करूं और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट डेटा मुझे किससे कलेक्शन करना है, और आप जिसको बताए होंगे उससे फिर मैं पूछूं कि नेक्स्ट कौन है। दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी सैम्पलिंग टेक्निक मेथड। अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो डेटा एनालिसिस का टॉपिक है, इसको ध्यान देके सुनिएगा। अभी तक हमारे पास क्या आ गया है? अभी तक व्हाट वी आर हैविंग, थोड़ा सा रिकैप अगेन करते हैं। लिटरेचर सर्वे किया हमने। लिटरेचर सर्वे करने के बाद हमने मॉडल आइडेंटिफाई किया कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हमारे कौन कौन से वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल के बेसिस में हमने एक क्वेश्चनर डिजाइन किया। क्वेश्चनर में डिफरेंट स्केल्स डाले, लाइक 5 पॉइंट में मेजरमेंट करेंगे या 7 पॉइंट में करेंगे, एंड देन फिर सैम्पलिंग डिसाइड किया। सपोज आपको 200 रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्शन करना है और आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब आपके पास एक डेटा आ चुका है, यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा। एंड डेटा का टेबुलेशन कैसे करते हैं वो मैं एक आध क्लास में आपको बता दूंगा कि डेटा का टेबुलेशन कैसे होता है। और डेटा कलेक्शन करने के बाद आप सभी क्वेश्चनर कैसे होता है आपको पता है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने गूगल फॉर्म बहुत सारे डाले हुए थे, तो आपने रेस्पॉन्स दिया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चनर कैसे होता है, कैसे दिखता है, वो आप जानते हैं। अब क्वेश्चनर से आपके पास डेटा आ चुका है। रिज्यूम कीजिए कि क्वेश्चनर आपने बनाया, आपने डेटा कलेक्शन किया। डेटा कलेक्शन करने के बाद जब हम उसको टेबुलेशन कर लेते हैं तो टेबुलेशन एक्सेल शीट पे होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डेटा 200 डेटा आपके पास आ गए और आपने उस डेटा का टेबुलेशन कर लिया, राइट। टेबुलेशन करने के बाद उसका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस मतलब आप उसका स्टैटिस्टिकल मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना होगा। बेसिकली हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं, आप समझिए, मैंने यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। हाइपोथेसिस जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग करने का कुछ मैकेनिज्म है। कोई बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का जो 3 बेसिक टूल है, टूल तो मैं नहीं कहूंगा, 3 बेसिक जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, वो है टेस्ट फॉर एसोसिएशन, पहला। सेकंड है टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, और तीसरा है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ये तीनों को समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? टेस्ट फॉर एसोसिएशन। क्योंकि ये तीनों को आप अगर नहीं समझेंगे तो फर्दर आपको समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज टेस्ट फॉर एसोसिएशन? टेस्ट फॉर एसोसिएशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स का वाई के ऊपर में क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं ये स्टडी करूं, दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्सरसाइज का वेट पे क्या इफेक्ट, ठीक है। इसका कोरिलेशन क्या है? एक्सरसाइज और वेट का क्या कोरिलेशन, क्या संबंध है? अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उसका वेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या वेट अगर बढ़ता है तो क्या एक्सरसाइज पे उसका कुछ है। मतलब एसोसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों एंड से रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, एक एंड से मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए। अगर मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों एंड से रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। ये एक एग्जांपल है, जस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। योर मेंटल हेल्थ एंड योगा। योगा और मेंटल हेल्थ का कोरिलेशन क्या है, ये मैं स्टडी कर सकता हूँ। ज्यादा है कम है वो बात की बात है। इम्पैक्ट ऑफ लाइक ड्रग यूजेस ऑन मेंटल हेल्थ, ये अनदर हो सकता है। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की बात करते हैं, जब उनकी एसोसिएशन की बात करते हैं,
दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। ये पहला टाइप का टेस्ट है। और मैं अब फर्दर ये नहीं बताऊंगा कि ये टेस्ट फॉर एसोसिएशन होगा या टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन होगा या टेस्ट फॉर डिफरेंट बिटवीन ग्रुप होगा, क्योंकि टेस्ट फॉर एसोसिएशन का मतलब है दो दो ऐसे वेरिएबल्स जिसका एसोसिएशन हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। व्हाट इज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन? सेकंड वाला क्या है? टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर। हम दोनों की इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर में। सेम सेम टेस्ट को हम ये बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन मेंटल हेल्थ। मोबाइल फोन अगर आप ज्यादा यूज करते हैं या कम यूज करते हैं तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर एक्स वेरिएबल मोबाइल फोन है, उसका यूजेस है, और वाई वेरिएबल जो है वो मेंटल हेल्थ, राइट। अगर हम मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं तो मेंटल हेल्थ जो है आपको डिक्रीज करता है, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। ये टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन टेस्ट फॉर एसोसिएशन में दोनों वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि हम एसोसिएशन देख रहे थे, इसका इसके ऊपर और दूसरे का दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर नहीं देख रहे, यहाँ पर एक डिपेंडेंट है, एक स्टिमुलस है, एक रेस्पॉन्स है। दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, ठीक। व्हाट इज टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप? तीसरे में आते हैं, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। यहाँ पर जो मेरा सैंपल है वो डिफरेंट क्लास में है। यहाँ पर पहले दो में सैंपल जो था वो एक इंडिविजुअल सैंपल था। अभी हम बात कर रहे हैं दो ग्रुप्स की, हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल के वेट का, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास में मेल का वेट कितना है और फीमेल का वेट कितना है और दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, ये मैं अगर कंपेयर करूं तो सारे इंडिविजुअल जो मेरा सैंपल है जिसमें मेल सारे हैं सबका वेट लूंगा मैं, और फीमेल जितने हैं सबका वेट मैं उनका लूंगा। तो इन दोनों का जो एज्यूम्ड मीन है, जो मीन है, वो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा और डिसाइड करूंगा फाइनली इन द एंड कि हुज मीन वाज बेटर। ये है टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। यहाँ पर दो ग्रुप, कम से कम दो ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक रिटेल आउटलेट में, एक रिटेल आउटलेट में एक ब्रांड ऑफ परफ्यूम जिसको मेल फीमेल दोनों को यूज करने दिया गया, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ परफ्यूम को मेल भी लगाए और फीमेल भी लगाए। इन द एंड उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हम मेजर करना चाहते हैं। तो हमारा दो ग्रुप क्या है, एक मेल का ग्रुप है, दूसरा फीमेल का ग्रुप है, और दोनों के रेस्पॉन्स आए। हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों का रेस्पॉन्स एक बरोबर है। एक बरोबर है तो हम क्या बोलेंगे, देर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ग्रुप में अगर अंतर आया तो डेफिनेटली एक ग्रुप ज्यादा अच्छा बोल रहा है उसको और दूसरा ग्रुप थोड़ा सा कम परसीव कर रहा है। तो लेट अस से कि मेल आर परसीविंग मोर देन द फीमेल, मेल का सेटिस्फेक्शन लेवल वो ज्यादा है फीमेल से, तो ये टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप आएगा, राइट। तो ऑल दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जितने भी दुनिया में टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वन इज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे के ऊपर दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इफेक्ट है, या दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जानते हैं आप? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जैसे पीएमवाईजी योजना में बैंक अकाउंट सबका खुल गया है, तो फाइनेंशियली वो लाइक भारत का जो डेवलपमेंट है, जो इनिशिएशन है, उसमें दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर सभी वर्गों का फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हो जाता है तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट देगा, या वुमेन एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली होगा जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो दोनों का अगर संबंध हम देखना चाह रहे हैं, देन दैट टेस्ट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन इसी में क्या होगा, नहीं, सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या इफेक्ट हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट पे, जिसमें एक एक्स है और दूसरा वाई है। दिस बिकम्स टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप क्या क्या है, दो ग्रुप अब हम ले लेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेल और फीमेल पे क्या अलग अलग प्रभाव पड़ा है, या ये दोनों ग्रुप क्या एक ही जैसा सोचते हैं। दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन एंड टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ये तीनों चीज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चैट बॉक्स में आप लिखें, या समझ में अगर आ गया होगा तो यस टाइप करें।
सोमेश साहू यस। अनिल, राजेश, यस क्लियर है। प्रिडिक्शन बताइए। क्लियर। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखना चाह रहे हैं। इसमें दोनों दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक्स का प्रभाव वाई पे क्या है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सनलाइट, जो सनलाइट होता है उसका प्रभाव प्लांट के ग्रोथ पे कितना होता है। तो सनलाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्लांट का ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितना ज्यादा सनलाइट होगा क्या उतना ज्यादा प्लांट ग्रोथ होगा, ये मैं देखना चाह रहा हूँ, राइट। दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। होपफुली मैं क्लियर हूँ। और ये तीनों टेस्ट के बेसिस में डिफरेंट टेस्ट बने हुए हैं। इसके बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं कि हमको कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। एक को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा को बोलते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। और मैंने आपको बताया था नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और नॉन नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। आपको अगर याद होगा, अगर हमारा डेटा सेट जो है +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है, एक एग्जांपल मैंने आपको देके बताया था कि पैरामेट्रिक डेटा वो होता है जिसमें कि हमारे पूरे डेटा या फिर जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है। दोस टेस्ट इट इज नोन एज पैरामेट्रिक टेस्ट। उसमें जो भी हम टेस्ट लगाएंगे उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। मतलब हमको कैसे डिटरमाइन करना है कि आपके डेटा में आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अब हमने डेटा कलेक्शन कर लिया है, और डेटा कलेक्शन के बाद हमको एक चीज पता चल गया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट लग सकते हैं। पहला है टेस्ट फॉर एसोसिएशन लग सकता है, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन लग सकता है, या टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप लग सकता है। ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो हम अपने स्टडी में लगा सकते हैं। क्लियर। अब ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को हम दो टेस्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट उसमें लगेगा जिसमें कि हमारा डेटा सेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब लगेगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डेटा सब जब होमोजीनियस है, जो +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता है, देन वी यूज टू गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर डेटा नॉन पैरामेट्रिक है, देन लाइक अगर वो पैरामेट्रिक नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका जो नॉर्मलिटी कर्व है वो तरीके से नहीं आया सेकंड इसमें, सेकंड वाले फिगर में, देन वी यूज टू अप्लाई फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। जैसे कि लिखा है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज वन दैट मेक्स assumption about the parameters of the population distribution from which one's data are drawn, while a non-parametric test is one that makes no certain assumptions. पैरामेट्रिक टेस्ट में हम उसमें लगा सकते हैं जिसका एजम्पशंस फुलफिल होते रहें कि द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक उसको हम लगाने वाले हैं, राइट। देखिए, मैं क्लासिफिकेशन दिया हूं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का। जो भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जैसे कि पहले में दिखा गया है, इट इज वेर एवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई यूज टू अप्लाई। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ। द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सो आई शुड अप्लाई पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पर लगाऊंगा। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, देन आई कैन अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पर जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस है। मतलब जो रेंडमनेस है, डेटा के अंदर जो रेंडमनेस भी है वो भी होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजीनियस रेंडमनेस है। तो बेसिकली मैं ये बोलूं कि डाटा अगर बहुत हाफाजार्डली कलेक्शन हुआ है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाने की जरूरत है। टिपिकल टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पर हम रेशियो या इंटरवल स्केल को प्रेफरेंस देते हैं। रेशियो स्केल में अगर डेटा कलेक्शन हुआ हो या इंटरवल स्केल में हुआ हो, तो नॉन पैरामेट्रिक में जनरली हम ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल को यूज करते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको इंटरवल स्केल क्या है या नॉमिनल क्या है या ऑर्डिनल क्या है, क्योंकि ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको। डेटा सेट का रिलेशनशिप यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा। हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक्स और वाई जो दो वेरिएबल हैं, दैट इज ऑल इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पर इंडिपेंडेंसी है, यहाँ इंडिपेंडेंसी नहीं है। स्टैटिस्टिकल जो मेजर होता है, यहाँ पर मीन हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन डिफरेंट
टाइप के स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए। बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा मीडियन यूज होता है और कई बार मोड भी यूज होता है। ओके, बेनिफिट्स क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट अगर लगाते हैं तो आप बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो ये सिंपल है, बट बहुत सारे कंक्लूसिव एविडेंसेस वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हेट्रोजीनियस होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट जब भी हम लगाते हैं थोड़ा सा हेट्रोजीनिटी डेटा में होता है। ठीक, अब कौन सा टेस्ट हम चूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। देखिए, पहला मैंने बात किया था टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, दो चीज का आपस में रिलेशनशिप, उसके लिए मैं पियर्सन टेस्ट यूज करूंगा। पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट आपने अगर सुना होगा। दो का अगर साथ में संबंध अगर मुझे देखना है, आई विल गो फॉर पियर्सन टेस्ट। पियर्सन टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, रिमेंबर। लेकिन अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और वो नॉन पैरामेट्रिक है तो मेरे को स्पीयरमैन कोरिलेशन लगाना होगा। अब ये आप मत पूछिएगा कि एक लड़के के थीसिस में स्पीयरमैन लगा है, दूसरे लड़के के थीसिस में पियर्सन टेस्ट लगा है, दोनों टेस्ट सेम है। ये ऐसी बात है, देखिए ये एक ऐसा चीज है कि हम पैरासिटामोल बुखार होने से खाते हैं, लेकिन कैलपॉल भी अवेलेबल है। तो एक जेनरिक मेडिसिन है और एक स्पेसिफिक मेडिसिन, तो दोनों काम करता है। तो स्पीयरमैन भी काम करेगा, पियर्सन भी काम करेगा, वही काम करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पैरामेट्रिक है, ये थोड़ा होमोजीनियस है, ये थोड़ा नॉन होमोजीनियस है। सेम टाइप के दो थीसिस मिल सकते हैं जिसमें कि एक में अलग स्टैटिस्टिक्स लगाओ, दूसरे में अलग स्टैटिस्टिक्स लगाओ। उसका कारण ये होता है कि दिस टू आर डिफरेंट, क्योंकि वो एजम्पशंस को मीट नहीं किया पहले वाले ने, दूसरे वाले ने एजम्पशंस को मीट किया। सिमिलरली, इंडिपेंडेंट मेजर्स अगर हमारे पास हो, दो ग्रुप हो, इफ यू हैव गॉट टू ग्रुप्स, जैसे कि मेल और फीमेल ग्रुप के डिफरेंसेस की मैंने बात की, ब्लैक व्हाइट का डिफरेंसेस की मैंने बात की, दो ग्रुप में अगर हम टेस्ट कर रहे हैं चीजों को, देन वी शुड गो फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसको हम इंडिपेंडेंट मेजर टी टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तीसरे डिफरेंट टाइप की टेस्ट जो हमने डिस्कस की थी, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप जब हमको लगाएंगे, देन वी शुड गो फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। लेकिन अगर नॉर्मलिटी नहीं आया है, डेटा सेट में नॉर्मलिटी नहीं है, देन वी शुड गो फॉर मैन व्हाइटने यू टेस्ट। इसको हम मैन व्हाइटने यू टेस्ट भी बोलते हैं, जो नॉन पैरामेट्रिक है। सिमिलरली, दो ग्रुप से अगर ज्यादा है, अभी तक तो मैं दो ग्रुप की बात कर रहा था, मेल फीमेल में एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स में अगर दो ग्रुप से ज्यादा है, एज्यूम कीजिए कि दो ग्रुप से अभी हमारे मेरे ज्यादा है, लेट अस से एक और ग्रुप बनाते हैं, लाइक मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब तीसरा ग्रुप भी आ गया है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो तीन ग्रुप जब बन जाएगा, दो ग्रुप से ज्यादा है, तीन बन सकते हैं, चार भी हो सकता है, किसी किसी में पांच भी हो सकता है। तो जब भी दो ग्रुप से ज्यादा होंगे हमारे पास टेस्ट करने के लिए डिफरेंस ग्रुप बिटवीन ग्रुप में, तो हम लगाएंगे वन वे एनोवा या इंडिपेंडेंट मेजर एनोवा। यहाँ पर एनोवा टेस्ट आप देखे होंगे कि आपके बुक में अवेलेबल है, एनोवा टेस्ट हम लगाएंगे। लेकिन अगर डेटा नॉन पैरामेट्रिक रहा तो हमको उसी जगह में क्रुस्कल वालीज एच टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्रुस्कल वालीज एच टेस्ट, इसको एच टेस्ट भी बोला जाता है, राइट। उसके बाद रिपीटेड मेजर्स की बात आती है। रिपीटेड मेजर्स की बात आती है, मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटेड मेजर्स क्या है, और लाइक दो कंडीशन में रिपीटेड मेजर्स और दो कंडीशन के बाद रिपीटेड मेजर्स। लाइक लाइक से फॉर एग्जांपल, रिपीटेड मेजर्स में क्या है, हमने दो ग्रुप लिया, ठीक है, दो ग्रुप मेल और फीमेल, ट्रेनिंग हम दोनों ग्रुप को दिए। बिफोर ट्रेनिंग हमने मेजर किया कि उनका परफॉर्मेंस क्या था, दोनों ग्रुप का बिफोर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस क्या था। दोनों ग्रुप को ट्रेनिंग प्रोवाइड किए, और सेम ग्रुप को हमने मेजर किया कि ट्रेनिंग के बाद उनका इफेक्टिवनेस क्या है। इसको हम बोलते हैं रिपीटेड मेजर्स। मतलब एक ही ग्रुप है हमारे पास, एक ही ग्रुप के अंदर दो ग्रुप बनाया है, और बिफोर ट्रेनिंग क्या था और आफ्टर ट्रेनिंग क्या था, ये होता है रिपीटेड मेजर्स। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मैच्ड पेयर टी टेस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। मैच्ड पेयर टी टेस्ट भी बोला जाता है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर उसका अल्टरनेट टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, उसको बोलते हैं विल्सन टेस्ट। सिमिलरली, रिपीटेड मेजर्स अगर दो से ज्यादा ग्रुप के लिए हम दिए, या दो से तीसरे बार के लिए दिए,
then it becomes one way repeated measures ANOVA, and the alternate test is Friedman test. तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। मैंने कंडीशंस की बात की, राइट, मैंने कंडीशंस की बात की है कि किस जगह में कौन से टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, एकदम आसान माने भाषा में, क्योंकि आप पहले का क्लास अगर समझे हो, और ये अब हम थोड़ा सा लाइक सभी को ड्रॉ कर रहे हैं एक जगह में। हमको प्री रिक्विजिट हमारा जो है, इसमें पूरा चीज लिखा हुआ है। इसको आप लाइक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने चाहिए, वेरिएंस उसका क्या होना चाहिए, किस स्केल में वो होना चाहिए, कौन सा मेजर्स हम यूज कर रहे हैं, और कौन कौन से स्टैटिस्टिकल पैरामीट्रिक टूल या नॉन पैरामीट्रिक टूल हम यूज कर सकते हैं डेटा को वैलिडेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये क्लियरली आपको डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ डाउट है? अगेन, कुछ डाउट है तो आप बताएं। या क्लियर है तो क्लियर है लिखिए। क्लियर, प्रफुल्ल पांडे, राहुल रंजन क्लियर, नो डाउट, नमिता सिंह इज क्लियर, सिद्धार्थ, देवांगन। होपफुली वी आर गोइंग एट द राइट पेस एंड राइट डायरेक्शन, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इतना ये कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, बिकॉज इन द एंड यू शुड नॉट बी अनक्लियर, और आपके मन में कुछ डाउट्स ऐसा मत रहे कि ये वाला समझ में नहीं आया, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी जब थोड़ा सा बढ़ती है तो आपको अपग्रेड रहना पड़ता है। ओके, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर। अब देखिए, ये वाले भी ये वाला चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जनरली मैंने दो टाइप के बताया आपको। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें जनरली वन सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट है होता है। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या है। वन सैंपल के अंदर दो टाइप के होते हैं, टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है। टू सैंपल के अंदर अगेन इंडिपेंडेंट सैंपल होता है, पेयर्ड सैंपल होता है। मैं आपको वन सैंपल और टू सैंपल का टेस्ट करके बकायदा दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसे कैसे आ सकता है, और एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगेन वन सैंपल होता है, टू सैंपल होता है। जो जो सारी चीजें हमने डिस्कस की, लाइक हमने डिस्कस की कि टी टेस्ट क्या है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज टी टेस्ट। Just wait a minute, in some trouble. ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट हमने ऑलरेडी देखा, जिसमें कि टी टेस्ट था। टू सैंपल में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी था। वन सैंपल में नॉन पैरामेट्रिक मेजर है तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। काई स्क्वायर का आपने होपफुली नाम सुना होगा। काई स्क्वायर टेस्ट एक बहुत फेमस टेस्ट है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हुआ करता था, और बहुत सारे रिसर्चर पहले के दिनों में बहुत यूज करते थे। फिर कॉलमो ग्रुप टेस्ट है, रन टेस्ट है, बाइनोमियल टेस्ट है। टू सैंपल में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, जिसके अंदर अगेन डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं। जस्ट ये चार्ट है जो कन्वीनियंस के लिए मैंने बनाया हुआ था कि कौन कौन से टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जो तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट मैंने कहा आपको, आई हैव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। इसको मैं अगर क्लासिफाई करूं, पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ लगने चाहिए और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ लगने चाहिए, तो दो ग्रुप अगर मेरे पास हो, मेल फीमेल का ग्रुप हो, और मुझे डिफरेंसेस जानना हो, तो पैरामेट्रिक टेस्ट उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, राइट। अगर नॉन पैरामेट्रिक में हो तो वही मन वाइट ने यू टेस्ट है। मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ, ये जो पहले स्लाइड में बताया था एक बार और बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स अगर हो, मतलब दो ग्रुप हो,
और हमको बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन करना हो, जो मैंने ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बिफोर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, तो हमको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगेगा, राइट? पहले का कितना, अभी का कितना। अल्टरनेट टेस्ट जो होता है वो विल्सन स्टाइन रैंक टेस्ट होता है, ये लगा सकते हैं हम। तीन ग्रुप अगर हमारे पास हो, दो ग्रुप से ज्यादा हो, तो वन वे एनोवा लगेगा। लाइक इसमें आपका जो वन वे एनोवा अगर है तो पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्रूस्कल वालिस एच टेस्ट है, क्रूस्कल वालिस टेस्ट भी उसको बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन थ्री ग्रुप्स, अगर तीन ग्रुप हैं और सेम सब्जेक्ट में ज्यादा बार मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर बताया, तो तीन ग्रुप है हमारे पास अभी और रिपीटेड मेजर्स है, तो रिपीटेड मेजर्स एनोवा लगेगा। देखिए रिपोर्टेड मेजर्स एनोवा एक कॉम्प्लेक्स वाला है, माने लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारा धीरे धीरे नीचे नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो बढ़ते जाता है। रिपीटेड मेजर्स एनोवा लगेगा, दूसरे में फ्रीडमैन्स टेस्ट लगेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, टेस्ट फॉर एसोसिएशन की बात करते हैं और नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखने के लिए पियर्सन कोरिलेशन लगेगा, राइट? पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन कोरिलेशन लगेगा। अगर हम प्रिडिक्शन वैल्यू लगाते हैं, लाइक प्रिडिक्शन टेस्ट के लिए एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर, एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर अगर लगाते हैं तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगेगा। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में कोई टेस्ट है नहीं। और रिलेशनशिप अगर दो कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर लगाएंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। तो बेसिकली ये पूरा आपका डेटा एनालिसिस का एक निचोड़ है, जो एक पर्टिकुलर स्लाइड में आपको शो किया गया है कि कौन से टेस्ट लगाने चाहिए और कौन से टेस्ट नहीं लगाने चाहिए। इवन जो पीएचडी करते हैं रिसर्चर, वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर लगेगा। तो डेटा माने अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्लियर हैं, अगर आप शुरू से लास्ट तक आपका डेटा किस नेचर का है, कैसे आपने क्वेश्चनर बनाया है, किस टाइप का रिव्यू है, ये सारी बातों को अगर आप क्लियर रखते हैं, तो वन शॉट में आप बता पाएंगे कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। ये ऐसी बात है जैसे कि आप अच्छे डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपका डायग्नोसिस एक झटके में कर देता है वो, माने वो देखते ही जान जाता है सिम्टम्स जो है और इसका क्योर क्या होने वाला है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि रिसर्चर माने लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के अभाव में हो सकता है या फिर एक्सपीरियंस के अभाव में हो सकता है कि वो जान नहीं पाता है और सारी चीजों को खिचड़ी बना के रख देता है। तो मेरा आप सभी से एक एडवाइस है कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करें तो गो सिस्टमेटिकली सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मुझे लगाना है, ये मेरा करना है। तो द ब्लूप्रिंट, द मैप शुड बी क्लियर। जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां से ब्लूप्रिंट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू रीच वेर यू आर सपोज टू रीच। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो आप पहुंच नहीं पाएंगे अदरवाइज। और आप अपने जो डिसर्टेशन वर्क है या थीसिस का वर्क है उसको आप एक ऐसे जगह पे लैंड करवा देंगे जहां पर कुछ बचेगा नहीं, एंड इट विल बी हैविंग नो लॉजिक। तो डिटरमाइन करें, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। एनालिसिस स्ट्रैटेजी यूनिवेरिएट बाइवेरिएट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इन द नेक्स्ट वन आई विल डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा और बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट।
So let us start again. स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, इट इज विजिबल। तो लेट अस कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ टेस्ट लाइक थे, टी टी टेस्ट था, लाइक एनोवा टेस्ट था। कुछ टेस्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ टेस्ट परफॉर्म करके भी देखेंगे एसपीएसएस में। एसपीएसएस में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और किस टाइप का डेटा आपके पास होना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि आपको डेटा सेट में एज्यूम करना है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, या नॉन नॉर्मल है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी और नॉन नॉर्मेलिटी यू हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दो टाइप के टेस्ट आपको अप्लाई करने होते हैं और आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि ये दोनों टाइप के टेस्ट में कौन सा टेस्ट मोस्ट सुटेबल होगा, जिसका डिटर्मिनेशन हम तीन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट फॉर एसोसिएशन, आपसी आपसी में संबंध, जिसको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, एक्स का वाई पे इफेक्ट, ये हो सकता है। या टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, दो ग्रुप है और दो ग्रुप के बेसिस में हम अगर कंपैरेटिव ड्रॉ करते हैं कि किसका ज्यादा किसका कम, दैट इट बिकम्स टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। तो बेसिक बात ये है, ये तीन बातें हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। टी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर दे यूज टू यूज टी टेस्ट। बेसिकली रिसर्चर जो है, बहुत सारे थीसिस में आपको मिलेगा 80% थीसिस में टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट यूज किया गया रहता है। बेसिकली टी टेस्ट तीन प्रकार के होते हैं, राइट? इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, लेकिन तीनों टाइप के यूजेस डिफरेंट है। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट यूजेस हैं, ये हमको समझना है कि किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट हमको लगाना है, कौन सा टी टेस्ट किस कंडीशन में लगेगा। बहुत आप में से बहुत लोग होंगे जो कि पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स लाइक पहले भी, लेकिन क्लियर नहीं होंगे कि टी टेस्ट नाम सुना होगा, लेकिन टी टेस्ट इतने टाइप्स के होते हैं और कहाँ लगता है ये पता नहीं होगा। तो बेसिकली आज हम क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। फर्स्ट टाइप इट इज नोन एज वन सैंपल टी टेस्ट, सेकंड इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और थर्ड इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो लेट अस कंटिन्यू विथ वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट क्या है? इसको हम सिंगल पैरामेट्रिक टी टेस्ट भी बोला जाता है, या फिर सिंगल सैंपल टी टेस्ट भी बोला जाता है, या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोला जाता है। एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द सैंपल कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद स्पेसिफिक मीन और नॉट। दिस पॉपुलेशन मीन इज नॉट ऑलवेज नोन, बट इट इज समथिंग समटाइम्स हाइपोथेसाइज्ड। एक एग्जांपल लेकर अगर समझने की कोशिश करेंगे, लेट अस टेक वन एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के बेसिस में आपको समझ में आएगा। एज्यूम करते हैं कि एक रिसर्चर है और वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहता है, मैंने साइकोलॉजी वाइज इंटरवेंशन करना चाहता है डिप्रेशन लेवल को मेजर करने के लिए। ठीक है? एक एक साइकोलॉजिस्ट है, और वो साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन लेवल को मेजर करना चाहता है। और उसने ये हाइपोथेसाइज किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चार चार के स्कोर पर पहुंचता है तो वो उसका लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल ऑफ डिप्रेशन में वो आता है। अगर उसका चार है, चार एक स्कोर है जो कि नॉर्मल है डिप्रेशन लेवल का। लोअर स्कोर अगर आता है तो लेस डिप्रेशन है, मतलब अगर चार से कम आता है तो लेस डिप्रेशन। और अगर चार से ज्यादा आता है तो डिप्रेशन का लेवल जो है वो हाई। और चार जो स्कोर है वो नॉर्मल लेवल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा उसने हाइपोथेसाइज किया है। या फिर हाइपोथेसिस में उसने स्टेट किया है कि फोर इज द नॉर्मल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई विश टू मेजर कि एक ग्रुप है उसका डिप्रेशन लेवल कितना है, लाइक वो हाई है कि लो है कि नॉर्मल है, ये उसको मेजर करना है। उसने क्या किया, 40 पार्टिसिपेंट्स लिए, 40 पार्टिसिपेंट्स पे वो सर्वे कर रहा है और 40 पार्टिसिपेंट्स का डिप्रेशन स्कोर उसको कैलकुलेट करना है।
तो जो भी टूल्स उसने लगाया होगा, लाइक उसने क्वेश्चनर लिया होगा, क्वेश्चनर से मेजर किया होगा और अपना डेटा कलेक्शन किया होगा 40 लोगों के ऊपर में। और 40 लोगों का नॉर्मलिटी टेस्ट, लाइक वो डेटा सेट का जब नॉर्मलिटी टेस्ट किया तो वो डेटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल आया, और क्योंकि वो नॉर्मलिटी टेस्ट में पास हो गया, लाइक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट उसने लगाने की कोशिश की। ये है हमारा एग्जाम्पल कि टोटल हमारे 40 पार्टिसिपेंट्स थे और हमको टेस्ट करना है कि नॉर्मलिटी का लेवल कितना है। मैंने H0 और HA, H0 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज H0, टाइप इन द चैट बॉक्स। H0 का मतलब क्या होता है? नल हाइपोथेसिस, ओके। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस मैंने क्या एज्यूम किया, म्यू का मतलब क्या होता है, टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज म्यू। म्यू, मीन, ओके। किशोर गौड़, वेरी गुड। म्यू का मतलब होता है मीन। तो यहां पर मैंने हाइपोथेसिस को बिना लिखे ही समझा दिया, देखिए, बिना लिखे ही हाइपोथेसिस मैंने समझा दिया कि H0 मैंने लिया है। H0 का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? H0 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? है तो यस लिखिए, नो तो नहीं लिखिए। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ओके। वी यूज टू स्टार्ट विद नहीं है, राइट। ठीक है, आपने करेक्ट वे में समझा है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस S0 में मीन जो है, मेरा मीन है, मेरा जो सैंपल मीन है वो एज्यूम्ड मीन के साथ, एक सैंपल मीन है एक एज्यूम्ड मीन है, वो 4 में आएगा। मतलब अगर 4 से कम आता है या 4 से ज्यादा आता है, मैं एज्यूम करके पहले में चल रहा हूं कि इक्वल टू 4 आएगा। सेकंड में मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जिसमें कि डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस अगर है तो नॉट इक्वल टू साइन लूंगा। मेरा हाइपोथेसाइज्ड मीन जो है वो एज्यूम्ड मीन से डिफरेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0 इज नॉट इक्वल टू 4। और 4 ये कहां से आया, क्योंकि रिसर्चर ने पहले से सोच रखा है कि 4 जो है वो नॉर्मल डिप्रेशन लेवल है। ठीक है, जो भी डिप्रेशन का लेवल है, जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो 4 है। और 4 से अगर ऊपर या नीचे आता है तो उसमें एबनॉर्मेलिटी है, राइट। 40 पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्शन किया गया है। ये एग्जाम्पल है जिसका पूरा लिखा जोखा है, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगेन। हम क्या मीन लेके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस S0 इक्वल टू म्यू 0, ये हम हाइपोथेसाइज मीन लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू 4। पॉपुलेशन एक में, एक है वो पॉपुलेशन मीन है और एक है एज्यूम्ड मीन है। और ये मेरा जो है वो आउटपुट है जो कि मैं SPSS से मैंने निकाला है, राइट। और मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दूंगा कि दीज आर द आउटपुट्स विच आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम SPSS। ये वन सैंपल टी टेस्ट जो हमने लगाया है वो वन सैंपल टी टेस्ट का आउटपुट है। देखिए यहाँ पर डिप्रेशन स्कोर है, पहला वाला जो स्कोर है, यू कैन सी हियर, दिस इज डिप्रेशन स्कोर। एन का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन, मैंने आपको बताया था, 40 मैंने लिया है, या सैंपल मीन मेरा है जो कि 40 है, राइट। ये जो मीन है, दिस मीन, इट इज 3.7225। 3.7225 का मतलब मैं इसको 3.73 लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट एज 3.73, प्रॉब्लम नहीं है। 3.73 यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएशन कितना है, और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। अभी हम इस दोनों की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं मीन की, मीन। अब मेरे को जो आउटपुट मिला है, मीन डिप्रेशन लेवल 40 लोगों का जो मीन स्कोर आया है वो 3.73 आया है। 3.73 आया है का मतलब वो 4 से कम है, राइट। और 4 से कितना कम है, ये 0.74 इसलिए लिखा गया है बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको भी इस तरीके से लिखा जाता है, रिसर्चर की भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है। उसका मतलब मैंने कंक्लूड किया कि द मीन डिप्रेशन स्कोर which stands for 3.73 plus minus 0.74 standard deviation, plus minus 0.74 standard deviation was lower than that of the population normal depression score of 4। अगर मैं 4 मान के चल रहा हूं तो एवरेज जो स्कोर आया है 40 लोगों का, वो डिप्रेशन लेवल वो कम आया है। दैट मीन्स
अब नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। ये आउटपुट है, लाइक वन सैंपल टी टेस्ट का आउटपुट है। ये हमारा मेन जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग किए हैं, ये उसका चार्ट है। वन सैंपल टी टेस्ट का ये आउटपुट है। यहाँ पर देखिए डिप्रेशन का स्कोर दिया है, ये टी टेस्ट का आउटपुट दिया है, टी स्कोर दिया गया है। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो स्कोर है, टी टेस्ट का स्कोर है, ये 1.96 से अगर ज्यादा का वैल्यू आता है, 1.96 के वैल्यू से अगर ज्यादा होता है, तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये 0.05 के नीचे आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये टी टेस्ट का वैल्यू अगर 1.96 से ऊपर है, तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 के नीचे आएगा। और 0.05 मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है, और एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किस बेसिस में होता है? पी वैल्यू के बेसिस में होता है। ये है हमारा पी वैल्यू, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू जो दिया गया है, दिस इज माई पी वैल्यू, रिमेंबर। और ये पी वैल्यू जो आया है 0.022 आया है। उसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लिखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर मेरा पी वैल्यू 0.022 आया है, पी वैल्यू क्या है? 0.05 के नीचे है, तो मुझे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? टाइप इट इन द चैट बॉक्स। अखिल कुमार एक्सेप्ट, महेंद्र कुमार रिजेक्ट, सुमन वर्मा एक्सेप्ट, किशोर गौड़ रिजेक्ट। और भी टाइप कीजिए। आयुष रिजेक्ट, प्रफुल्ल एक्सेप्ट, अविनाश रिजेक्ट, मेनका दीवान एक्सेप्ट। और कुछ? सोमेश साहू एक्सेप्ट, एम कश्यप रिजेक्ट, केडी पटेल एक्सेप्ट, तरुण कुमार। तो यहाँ पर आपका दोनों टाइप का रिएक्शन है, एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों में से एक तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों नहीं हो सकता। नल हाइपोथेसिस हैज टू बी रिजेक्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, व्हेन द पी वैल्यू इज लो, whenever the p value is low, null hypothesis must be rejected। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हम तब करेंगे जब पी वैल्यू कम आएगा। किससे कम आएगा? 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर कम आएगा, और ये 0.05 से कम है। और नल हाइपोथेसिस में हमने क्या मान के चल रहा था, क्या मान के लिया था? कि देर इज नो सिग्निफिकेंट, आई मीन एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस, राइट, है ना? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माने डिफरेंस जो है वो नहीं है मान के लिया था, ये लिया था। तो नल हाइपोथेसिस मस्ट बी रिजेक्टेड। पी वैल्यू जब भी कम होता है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये आप लाइक जान लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिर से ये डिसीजन लेना होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। और दो तीन वैल्यू आपको देखने हैं, जैसे कि टी वैल्यू देखना है, सिग्निफिकेंस लेवल देखना है। ये जो है वो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं। डिप्रेशन स्कोर वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली लोअर। हम बोल रहे हैं इट वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली लोअर बाय द मीन ऑफ 0.28। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95 मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि 95% आई एम करेक्ट, दैट वट एवर आई एम ड्रॉइंग इट इज ट्रू। इसीलिए मैंने यहाँ पर 95 लिखा। अगर मैं 0.01 के लेवल में टेस्ट करता, तो उसको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात में करता, ठीक है। देन द नॉर्मल डिप्रेशन स्कोर ऑफ 4, और टी ब्रैकेट में मैंने 39 लिखा है। उसका मतलब है 39 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया है, जिसमें मैंने बताया था फैट, लाइक हैड चॉइस के बारे में बताया था। और आपको 7 डेज आपके पास अगर है, तो यू हैव गॉट 7 - 1, दैट इज 6 डेज हैड फ्रीडम। सिमिलर वे में यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 40 - 1, इट बिकम्स 39, राइट। और टी वैल्यू जो है 2.381 है, और पी वैल्यू 0.022 है। इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे लिखेंगे, देयर वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन, जो हम एज्यूम मीन मान के चल रहे थे,
4 का जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो उस मीन से लोअर आया है, मतलब डिप्रेशन लेवल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल है ऐसा नहीं है, नहीं है मतलब कम है, सिग्निफिकेंटली लोअर है। मैंने बात की थी लोअर होने से भी वो दिखाएगा और हायर होने से भी दिखाएगा। एग्जैक्टली 4 के अगर आसपास आता तो वो डिफरेंसेस नहीं दिखाता, राइट। एंड देयर फॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे, नीचे में लिखा है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि हम जो एज्यूम करके चल रहे थे कि जो नॉर्मल डिप्रेशन लेवल है इक्वल टू 4 आएगा, वो 4 नहीं आया है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूं। आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इट इन एसपीएसएस। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जांपल अपने से ले लिया या ऐसे किया। ये एक वेबसाइट जो है से एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है, statisticslearn.com। ये एक फॉरेन की वेबसाइट है और इसके जो लाइक फाउंडर हैं प्रोफेसर डॉक्टर एडमंड लुंड, वो मेरे से लाइक लास्ट 8-10 साल हुआ है वो जुड़े हैं। एंड ही यूज टू प्रोवाइड मी लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज मुझे प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे टिप्स देते हैं लाइक डेटा एनालिसिस के ऊपर में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये आपको उन्हीं का एग्जाम्पल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। उनकी साइट पे ही एग्जाम्पल है जिसका रिसोर्स एक्सेस मुझे प्रोवाइड किया है, डेटा सेट प्रोवाइड किया है। तो उनका कटसी है लाइक ही हैज प्रोवाइडेड मी द डेटा टू डेमोन्स्ट्रेट अमंग यू ऑल। ये मेरा डिप्रेशन का स्कोर है, ये एसपीएसएस का साइट है। विजिबल है क्लियरली? क्लियरली विजिबल? ओके, इट इज विजिबल। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। ओके, ये एसपीएसएस का साइट है। ये देखिए, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एसपीएसएस में डेटा को फीड करने के लिए ये दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। एक होता है डेटा व्यू, नीचे में आप देख सकते हैं, एक होता है वेरिएबल व्यू। दो टाइप के व्यू हैं, वन इज डेटा व्यू, द अदर वन इज वेरिएबल व्यू, राइट। वेरिएबल व्यू में मेरे पास एक ही वेरिएबल है, राइट। आई हैव ओनली गॉट वन वेरिएबल, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा डिप्रेशन स्कोर, राइट। और ये सारे मेजर्स हैं, इस पे मैं अभी बहुत नहीं जाऊंगा। डेटा व्यू में 40 लोगों का मैंने डिप्रेशन स्कोर लिया है, ये 40 लोगों का डिप्रेशन स्कोर आपको लिखा गया है, इट इज रिटन। और ये 40वां में बंद हो जा रहा है लेके, यू कैन सी 40 जो है रो में वो बंद हो जा रहा है। और ये डिफरेंट लोगों का डिप्रेशन है, किसी का 4 से ज्यादा है, किसी का 4 से कम है, अकॉर्डिंगली वो लिखा गया है, राइट। यहाँ पर देखिए एक एनालिसिस का लाइक टास्क बार में एक एनालिसिस का ये है। एनालिसिस में एनालाइज में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसन स्टैटिस्टिक्स, टेबल। ये एसपीएसएस का एक इंटरफेस है जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टेस्ट आई कैन परफॉर्म, राइट। यहाँ पर देखिए कंपेयर मीन में एक मीन है, एक वन सैंपल टी टेस्ट है, एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, समरी है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, वन वे एनोवा। अगर मैं वन सैंपल टी टेस्ट कर रहा हूं तो मैं वन सैंपल टी टेस्ट में क्लिक करूंगा, राइट। और डिप्रेशन स्कोर, यहाँ पर मेरा डिप्रेशन का स्कोर आ गया है, इसको मैं टेस्ट वेरिएबल में लाऊंगा। मैंने टेस्ट वेरिएबल में लाया। यहाँ पर जो टेस्ट वैल्यू है वो जीरो है। जीरो इसलिए है बिकॉज हमने कोई एज्यूम्ड मीन दिया नहीं है। यहाँ पर मुझे 4 करना होगा। 4 किस लिए करना होगा? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो एज्यूम्ड डिप्रेशन स्कोर है वो इक्वल टू 4 आएगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा है और कुछ भी नहीं। सिंपली मैं ओके क्लिक करूंगा, राइट। और जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, जो आउटपुट मैंने आपको दिखाया था, जो आउटपुट मैं कॉपी करके लेके आपको लाइक अपने पीपीटी में दिखाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो पूरा यहाँ पर है। वन सैंपल टी स्टैटिस्टिक्स एन इक्वल टू 40 एन है, मीन जिसका निकला 3.722, जिसको हम 3.73 लिए थे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। टी वैल्यू मैंने कहा था 1.96 से ऊपर होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज द टोटल पॉपुलेशन माइनस एन जो कि 39 है, 40 माइनस 1। टू टेल सिग्निफिकेंस ये 0.05 से हमको देखना है, नीचे है ऊपर है, नीचे है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। टेस्ट वैल्यू हमारा 4 है, यहाँ पर देखिए 4 है। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेरा यहाँ पर दिया है प्लस माइनस के वैल्यू में। बेसिकली जो हम इंटरेस्टेड है वो टी वैल्यू में है, सिग्निफिकेंस लेवल में है और मीन में है, राइट।
तो ये पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको हुआ कि वन सैंपल टी टेस्ट में हम कैसा एसपीएसएस के लाइक साइट में कैसे करके टेस्ट कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर में। किसी को कोई डाउट चैट बॉक्स में लिखें। नो डाउट? इफ इट इज क्लियर, लाइट क्लियर। अविनाश यस, किशोर यस, कश्यप यस, प्रफुल्ल पांडे क्लियर, आयुष, कपिल आर यू क्लियर? कपिल जुड़े हो? समझ में आ रहा है? लोअर और अपर का मतलब होता है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से लोअर लिमिट उसका कितना है और अपर लिमिट कितना है। तो स्टैटिस्टिकली उसका अपना एक ओन सिग्निफिकेंस है, मैं आगे चल के वो बता दूंगा आपको। कैलकुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कैलकुलेशन बेसिकली आपको तीन चीजें देखनी है। एन देखना है, मेरा नंबर ऑफ लाइक रेस्पोंडेंट्स कितने हैं, 40 है। मीन कितना है, मीन हमारा निकला है 3.72। 40 लोगों का मीन अलग अलग था, एवरेज मीन 3.72 निकला है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वेरिएशन है, वेरिएशन 0.73 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम आए उतना अच्छा है। टी वैल्यू हमारा टी स्टैटिस्टिक्स 1.96 निकला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो 40 - 1 39 है। और टी टेल्ड ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर लाइक एसपीएसएस ने करके मुझे दिया है। ओके, तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला लाइक दिखा रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट के बाद हम थोड़ा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को डिस्कस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, टी टेस्ट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, और तीनों को हम डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का किस लिए यूज होता है? इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, दो ग्रुप है हमारे और दोनों के मीन में डिफरेंसेस है, ये हम अगर मान के चलते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। मैंने गलती से कह दिया था कि स्टूडेंट टी टेस्ट हम पेड वन सैंपल टी टेस्ट को बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट उसको नहीं बोलते। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट बोला जाता है, राइट? दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द नंबर डिफरेंट, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं, बिटवीन सब्जेक्ट टी टेस्ट भी बोलते हैं, अनपेयर्ड टी टेस्ट भी बोलते हैं, या स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मतलब ये सारे मतलब एक ही है, सिनोनिम्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज क्रिएटिंग टीवी एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट। एक एड एजेंसी है, वो टीवी एडवर्टाइजिंग कर रही है, एडवर्टीजमेंट शो कर रही है अपना एक नए प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। और ये प्रोडक्ट जो है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए बनाया गया है। जो भी प्रोडक्ट बना है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए बना है। और कंपनी ये जानना चाहती है कि वेदर मेन ज्यादा एंगेज्ड है टीवी एडवर्टीजमेंट से या वुमेन ज्यादा एंगेज्ड है। तो एक प्रोडक्ट है और टीवी एडवर्टीजमेंट एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग एजेंसी करने वाली है या कर रही है, ये जानने के लिए कि मेल और फीमेल का एंगेजमेंट स्कोर उस एडवर्टीजमेंट के प्रति कितना है। आप और मैं सभी को एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हम ये अगर कंपेयर करें कि मेन ज्यादा एंगेज्ड हैं टीवी एडवर्टीजमेंट में या फीमेल ज्यादा एंगेज्ड हैं, वो हम डिफरेंसेस टेस्ट कर सकते हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जेंडर है, जिसमें दो कैटेगरी है, मेल कैटेगरी एक है और फीमेल कैटेगरी दूसरा है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जेंडर है, सॉरी, एंगेजमेंट है, टीवी एंगेजमेंट है। तो हमारे जो दो वेरिएबल हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंगेजमेंट है। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास जब भी दो कैटेगरी होंगे, वेर एवर वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, दैट इज मेल एंड फीमेल, हमको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करना है, राइट? ये थोड़ा सा आर्टिस्टिकली फिगर में सेम चीज शो हो रहा है। एक टीवी एडवर्टीजमेंट है, दिस वन इज टीवी एडवर्टीजमेंट। दिखाया गया 20 मेल को, मेल ग्रुप में 20 मैन है उनको दिखाया गया और 20 फीमेल्स को भी दिखाया गया। हमको ये जानना है कि जो एंगेजमेंट स्कोर है ये दोनों एक जैसा है
एंगेजमेंट स्कोर दोनों का एक जैसा है या दोनों का डिफरेंट है, या इसका ज्यादा है या इसका कम है, या इसका ज्यादा है या इसका कम है, ये अगर हम डिटरमाइन कर ले, या फिर हम ये बोल दें कि मेल्स आर मोर एंगेज्ड इन एडवर्टीजमेंट या फीमेल्स आर मोर एंगेज्ड इन एडवर्टीजमेंट, या ये बोल दें कि बोथ आर माने क्लोजली एंगेज्ड इन टीवी एडवर्टीजमेंट, ये हमारा तीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन इस पर्टिकुलर टेस्ट के बाद आ सकता है, राइट। तो लेट अस कंटिन्यू। इसमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या क्या लूंगा। नल हाइपोथेसिस मेरा H0 है। H0 में मैं एज्यूम करता हूं कि म्यू, दैट इज मीन ऑफ मेल, विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ फीमेल। मेल का एंगेजमेंट स्कोर और फीमेल का एंगेजमेंट स्कोर जो मीन है वो इक्वल आएगा या आसपास आएगा, ठीक है। म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन है, और पॉपुलेशन मीन का मतलब ये होता है कि हम जो सैंपल ड्रॉ करते हैं 2020 जो है, 20 मेल किए 20 फीमेल किए, ये दोनों का इक्वल स्कोर आएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या हम लेंगे, जो HA है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, म्यू, म्यू ऑफ मेल विल नॉट बी इक्वल टू म्यू ऑफ फीमेल। म्यू ऑफ मेल म्यू ऑफ फीमेल से इक्वल नहीं होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। दीज आर द टू डिफरेंट हाइपोथेसिस व्हिच आई हैव टेकन। अब मेरा ये आउटपुट है, दीज आर द आउटपुट। देखिए आउटपुट में एंगेजमेंट का स्कोर पहले दिया है, दिस इज द एंगेजमेंट स्कोर, राइट। टीवी एड का एंगेजमेंट स्कोर है। ये जेंडर है, जेंडर का दो ग्रुप है, वन इज मेल, द अदर वन इज फीमेल। एन मेरा कितना था, 20 मेल थे 20 फीमेल थे। मीन स्कोर कितना आया है, मेल का 5.5589 आया है, राइट। और फीमेल का कितना आया है, 5.299। यहां से अगर मैं देख के जानूं तो मैं ये बोल सकता हूं तो मेल का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है फीमेल से। ये प्रिलिमिनरी है, लेकिन मैंने पी वैल्यू अभी तक देखा नहीं है। पी वैल्यू देखने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये दोनों मीन का जो स्कोर है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर ये आसपास आते हैं तो हो सकता है कि दोनों का स्कोर वो इक्वल ले ले, हो सकता है। क्योंकि हमको टेस्ट करने के बाद, फाइनल टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि दोनों के एंगेजमेंट स्कोर में डिफरेंसेस रियली जो है वो है कि नहीं। इसमें से तो डिफरेंसेस दिख रहा है, ये प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है, राइट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां तक हम देखें। इसको लिखा ऐसे जाता जाता है, देयर आर 20 मेल्स एंड 20 फीमेल पार्टिसिपेंट्स। मैं ये लिखा ही इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आप ऐसे ही लिखेंगे, देयर आर 20 मेल्स एंड 20 फीमेल पार्टिसिपेंट्स। मेल व्यूअर एंगेजमेंट स्कोर दैट इज M इक्वल टू 5.56, ये वाला है 5.56, राउंड अप किया गया है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 0.29, ये है वो। was higher than that of the female engagement score, मेल का एंगेजमेंट स्कोर जो है वो फीमेल के एंगेजमेंट स्कोर से ज्यादा है। हमने ये बात यहाँ पर जस्ट प्रिलिमिनरी तौर पर हमने ये बात कह दी है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। और दिस इज माय स्कोर, सिग्निफिकेंट स्कोर। अब देखिए यहाँ पर एफ का वैल्यू, ये जो स्कोर है, दिस इज लीवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जो डेटा सेट में वेरिएंस है वो इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, इसको वो मेजर करता है। फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये लिवेंस टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमको देखना है टी वैल्यू, यहाँ पर इस चीज को हमको देखना है टी वैल्यू। मैंने आपको जैसे बताया था, ये पहला वैल्यू आप देखें, दूसरे को आप छोड़ दें, पहले वाले का वैल्यू को आप देखें, पहले कॉलम में जो वैल्यू है, टी वैल्यू जो है 2.365 है। उसका मतलब ये है, मैंने आपको कहा था कि टी वैल्यू 1.96 से अगर ऊपर है तो ये सिग्निफिकेंट आएगा। सिग्निफिकेंट आएगा मतलब 0.05 के नीचे आएगा, और यहाँ पर 0.023 है। उसका मतलब यह है कि 0.05 से नीचे है। हम नल हाइपोथेसिस में क्या लेके चल रहे थे, देर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये मान के चल रहे थे। अभी यहाँ पर 0.023 आया है। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए। रिजेक्ट, ओके, विल रिजेक्ट, वी विल रिजेक्ट। So everyone, now you're clear.
that if p value is low we have to reject the null hypothesis, right? अब यहाँ पर से ये मीन डिफरेंस है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से लोअर और अपर लिमिट है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देयर वाज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इसलिए हम लिख रहे हैं, ये लिवेंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इसका वैल्यू 0.05 से ऊपर आना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि लिवेंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी पास करने के लिए 0.05 से अगर ये वैल्यू ऊपर है तो डेटा होमोजीनियस है, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो लिवेंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी क्लियर होगा। बहरहाल उसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वी हैव टू ओनली डील विथ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जो नल हाइपोथेसिस हमारा है वो रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट हो चुका है मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। और इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, यू कैन सी हियर। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए, एन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वाज रन टू डिटरमाइन इफ देयर वर डिफरेंसेस इन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट स्कोर में डिफरेंस है क्या, टू एन एडवर्टीजमेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में एंगेजमेंट स्कोर में डिफरेंसेस है क्या, ये हम एक्सेस करना, हमने एक्सेस किया। द एडवर्टीजमेंट स्कोर वाज मोर एंगेजिंग टू मेल व्यूअर्स। क्यों मेल व्यूअर्स के लिए मोर एंगेजिंग है, बिकॉज मीन वैल्यू जो है वो ज्यादा आया है, राइट। देन द फीमेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर से ज्यादा मेल व्यूअर का एंगेजमेंट स्कोर जो है वो ज्यादा आया है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस m इक्वल टू 0.26, ये 0.26 कहाँ से आया, कैन एनीवन टेल, ये 0.26 कहाँ से आया? कोई बता पाएंगे? ये 0.26 जो है वो डिफरेंस है मेल और फीमेल के मीन स्कोर में डिफरेंस है, ओके। मेल और फीमेल का अगर आप माइनस करेंगे 5.56 से 5.30 को, इट बिकम्स 5.26, राइट। तो ये वहां से आया। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, और जो टी है यहाँ पर वो 38 है। माने यहाँ पर जो लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 38 है। क्यों 38 है आपको पता है? व्हाई इट इज 38? बिकॉज देयर आर टू ग्रुप्स। हमने वन सैंपल टी टेस्ट किया था तो एक ही ग्रुप था, एक ही ग्रुप था तो n-1 हुआ था। यहाँ पर दो ग्रुप है इसीलिए n-2 है, इसीलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 38 है, राइट। और पी वैल्यू जो है वो 0.023 है, ऐसा हम लिख के चलेंगे। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लाइक एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये हम मान के चल रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किया है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया है। और इस बेसिस में वी कैन लाइक ड्रॉ द कंक्लूजन, हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसको एक बारी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, लाइक प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ इट इज डन। ये मेरा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का जो एसपीएसएस में डेटा सेट है, द डेटा सेट विल कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स मोर। एक और टेस्ट है मुझे बताना है, एंड देन वी विल क्लोज, तो डोंट गो अवे। ये है, यू कैन सी हियर। यहाँ पर वेरिएबल व्यू में मेरे दो वेरिएबल है, एक है जेंडर है, दूसरा है एंगेजमेंट का स्कोर है। आप देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू है, मैंने जैसे कहा था कि न्यूमेरिक वैल्यू को हम दूसरे हिसाब से कोड करेंगे। लेबल में मैंने लिखा है जेंडर, और जेंडर में मैंने दो कैटेगरी फॉर्मुलेट किया है, वन को लिया है मेल और टू को लिया है फीमेल, राइट। और 1 2 के हिसाब से एंगेजमेंट स्कोर मैंने डिफाइन किया है, जिसका लेबल मैंने डाला है एंगेजमेंट विथ टीवी एडवर्टीजमेंट। और ये पर्टिकुलरली जो साइट है जो statisticsLert.com, वहां से मैंने लिया है। ये है डेटा स्कोर, देखिए जेंडर 1111 लिखा गया है, 1 से 20 तक जेंडर 1 है, दैट इज मेल। और एंगेजमेंट स्कोर दिया गया है सभी का, 2 के लिए दिया गया है फीमेल, और एंगेजमेंट स्कोर दिया गया है। यहाँ पर मैं एनालाइज में जाऊंगा, और एनालाइज में जाने के बाद कंपेयर मीन में जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, राइट। पहले हमने वन सैंपल टी टेस्ट किया था, अब आई विल क्लिक हियर फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर दो कैटेगरी मुझे दिए गए हैं,
टेस्ट वेरिएबल है और ग्रुपिंग वेरिएबल है। टेस्ट वेरिएबल में मैं क्या किस चीज को टेस्ट करना चाहता हूँ, एंगेजमेंट के स्कोर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और जेंडर में जो ग्रुपिंग वेरिएबल है उसको मैं जेंडर में रखा हूँ। मुझे पता है कि जेंडर के दो ग्रुप हैं, इसीलिए मैं वो दोनों ग्रुप को डिफाइन करूंगा। पहला ग्रुप मैंने एक डाला है बिकॉज वन स्टैंड्स फॉर मेल। दूसरे ग्रुप में मैंने दो डालना है बिकॉज टू स्टैंड्स फॉर फीमेल। जस्ट मैं कंटिन्यू करूंगा एंड आई क्लिक ओके। और ओके क्लिक करने के बाद आपको देखिए दिख गया है जो भी लाइक आउटपुट आया है। मेल का 20 नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, यहाँ पर 20 दिख रहा होगा आपको। दीज आर द 20 नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स। इसका मीन स्कोर जो है 5.5 है और फीमेल का 5.2 है, जैसा कि हमारे आउटपुट में हमको मिला है। दिस इज लीवेंस टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, जो मैंने कहा था कि वन ये 0.05 से ऊपर हुआ तो डेटा होमोजीनियस है। इस ऊपर कॉलम को आपको देखना है, टी का वैल्यू 0.96 से ऊपर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 है, 40-2 दैट कम्स 38। सिग्निफिकेंस लेवल हमको देखना है जो कि पी वैल्यू है और वो 0.05 से नीचे आया है। नीचे आया है इसका मतलब यह है वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ये मीन डिफरेंस है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल आई मीन डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो एग्जांपल मैंने लिया था उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया कि हाउ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर नल हाइपोथेसिस और द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नाउ यहाँ तक सबको समझ में आया? आया तो चेक बॉक्स में यस लिखिए। ओके, यस। Most of you are getting how things are going on. So let us continue with another type of test that is known as paired sample t-test. तीन different type of t-test है। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि एसएलएम में लिखा है कि टी टेस्ट को जनरली टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं जनरली। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ कि टी टेस्ट के तीन टाइप होते हैं और तीन टाइप में से किस पर्टिकुलर टाइप को टी टेस्ट कहा जाता है। जनरली हम टी टेस्ट की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट टी टेस्ट को ही मीन करता है। बट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो उसका खास रेलेवेंस है और उसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहा जाता है, राइट? ओके। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, अब आप समझिए। पेयर्ड सैंपल, तीनों जो हमने टेस्ट यूज किया वो तीनों डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। पहले में एक ही वेरिएबल था हमारे पास और हम एक एज्यूम्ड स्कोर के ऊपर में सारे के स्कोर को टेस्ट कर रहे थे। दूसरे ग्रुप में हमारे पास दो ग्रुप थे, लेकिन हमने दोनों ग्रुप का डिफरेंसेस को टेस्ट किया। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम मीन डिफरेंस को कंपेयर करेंगे दो डिफरेंट टाइम पर्सपेक्टिव को लेके। जैसे हम रिपीटेड मेजर्स की बात कर रहे हैं तो उस चीज को हम लेते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ए रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट अ न्यू फॉर्मूला ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक। आपके पास एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है जो कि रनिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। एक स्पोर्ट्स ड्रिंक दिया जा रहा है जो कि रनिंग परफॉर्मेंस, जो एथलीट है उसके रनिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है या करेगा। ओके। So instead of a regular carbohydrate only drink, this new sport drink contain new carbohydrate protein mix। एक नया ड्रिंक है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर दिया गया है। और एज अ रिसर्चर हम जानना चाहते हैं कि ये जो नया ड्रिंक दिया जा रहा है, न्यू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ड्रिंक जो दिया जा रहा है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर में डिफरेंसेस कंपेयर क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या किए, 20 पार्टिसिपेंट्स का दो ट्रायल लिए। 20 पार्टिसिपेंट्स का दो ट्रायल लिए और हमने उनको दौड़ाया, 2 आवर्स में दौड़ाया ट्रेडमिल में, राइट? और ट्रेडमिल में दौड़ने के बाद वो दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन ड्रॉ किया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय द मींस ऑफ दिस फिगर। एक एग्जांपल है जिसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक ए और स्पोर्ट्स ड्रिंक बी है। पहला स्पोर्ट्स ड्रिंक जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक है और जिसको कि रेगुलर वो पीते हैं। और ये नया जो ड्रिंक है वो ड्रिंक बी है, ओके, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है। हमको ये जानना है, दोनों ग्रुप मेरे सेम है, 20-20 लड़के हैं मेरे पास, 20 रेस्पोंडेंट्स हैं और 20 रेस्पोंडेंट्स को 2 घंटे के लिए ट्रेडमिल में हमको दौड़ाना है। एक को ए ड्रिंक देना है और दौड़ाना है। और उसी उसी ग्रुप को हम ग्रुप चेंज नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुप हमारे पास नहीं है, ग्रुप एक ही है। पहले दिन ए ड्रिंक के साथ दौड़ाना है और दूसरे दिन बी ड्रिंक के साथ दौड़ाना है। आप समझिए, यहाँ पर दो ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप हमारा एक ही है, लेकिन टेस्ट हमारे दो हैं। मतलब एक ड्रिंक ए के साथ टेस्ट है
और दूसरा टेस्ट जो है वो ड्रिंक बी के साथ टेस्ट है। मतलब पहले दिन 20 लड़कों को दौड़ाया ड्रिंक ए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक पिला के उनको दौड़ाया, उनका डिस्टेंस मेजर किया। और दूसरे दिन क्या किया, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिक्सचर जो ड्रिंक बी है उसको सबको पिलाया, और फिर 2 घंटा दौड़ाया और मेजर किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ड्रिंक ए और ड्रिंक बी में परफॉर्मेंस आउटपुट कितना डिफरेंस है। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या एग्जांपल लिया। पहले कंडीशन में जब वन सैंपल टी टेस्ट लिए तो एक ही था वेरिएबल। दूसरे में ग्रुप्स दो थे, मेल और फीमेल दोनों का ग्रुप था। इसमें अगेन ग्रुप एक है लेकिन टेस्ट दो है, मतलब पेयर टेस्ट है, रिपीटेड टेस्ट है। मतलब एक ही ग्रुप के ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, ड्रिंक ए के साथ कर रहे हैं और ड्रिंक बी के साथ कर रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट है। अब देखिए आउटपुट में हमको क्या मिला है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ये वाला जो ड्रिंक बी था, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों दिया था, उसका मीन क्या निकला है, 11.303। उसका मतलब ये है कि वो लोग 11 अगर मान के चल रहे हैं, किलोमीटर मानिए या जो भी मानिए आप, तो इनका मीन आया है 11.303। एन कितने हैं, 20 लोगों को दौड़ाया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक में मीन कितना आया है, 11.1668 है, राइट। तो प्रिलिमिनरी तौर पे मैं ये दोनों मीन का डिफरेंस देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ड्रिंक जो है वो परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, क्योंकि हमने सेम ग्रुप को दौड़ाया है, हमने दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लिए। हो सकता है दो डिफरेंट ग्रुप में एबिलिटी का फर्क हो, या दो डिफरेंट ग्रुप में हो सकता है कि उनके स्ट्रेंथ का फर्क हो, या उनके पेशेंस का फर्क हो। तो हमने एक ही ग्रुप लिया है जो कि सेम थे दोनों के लिए, n = 20, ये दोनों एक ही ग्रुप है। डिफरेंट टाइम पीरियड पे दौड़ाया है, पहले को एक पहले दिन दौड़ाया है और दूसरे को दूसरे दिन दौड़ाया है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ड्रिंक में यहाँ पर हम क्लियरली डिफरेंस दे सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, पार्टिसिपेंट्स रैन फर्दर when imbibing the carbohydrate protein drink, that is m = 11.302 kilometers with a standard deviation of 0.714, as opposed to carbohydrate only drink, that is 11.167 standard deviation this one। तो किलोमीटर में हम मेजर किए कि जो कार्बोहाइड्रेट ओनली ड्रिंक था उसका कम था और इसका ज्यादा था। नाउ लेट अस नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के मींस में अगर हम बात करें तो दूसरे स्लाइड पे जाते हैं एंड विल बी एबल टू सी। ये देखिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का जो आउटपुट आया है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिक्स कार्ब का ये जो है, ये जो डिफरेंस है, ये मीन मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मीन डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, जो पहले वाले और दूसरे वाले का डिफरेंस है। माना डिफरेंस कितना है, 0.135 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, राइट। और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से लोअर अपर लिमिट है। टी टेस्ट में कितना आना चाहिए, 1.96 से ऊपर आना चाहिए, मैंने आपको कहा था। और जब 1.96 से अगर ये ऊपर आता है तो जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 से नीचे आएगा। यहाँ पर तो 00 ही हो गया है, 00 हो गया मतलब 0.05 से नीचे है। और 0.05 से नीचे है मतलब ये 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी जाएगा, मतलब 0.01 से भी ये नीचे। तो हम यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो बात करते हैं वो 0.01 लेवल में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है। 19 इसलिए है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ग्रुप है। देखिए पिछले बार वाला टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 कम हो गया था, क्योंकि हमारे 2 ग्रुप थे, डिफरेंट ग्रुप थे। यहाँ पर हमारा ग्रुप एक ही है, और क्योंकि ग्रुप एक ही है तो डेफिनेटली वो 19 आएगा, राइट। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को भी हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि 0.05 से जो है संख्या जो है वो नीचे आ गया है। इसीलिए द मीन डिफरेंस वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऐसा लिखा जाता है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। लास्ट में हम क्या कंक्लूड करेंगे, द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ड्रिंक इलिक्टेड अ मीन इंक्रीज ऑफ 0.136। ये 0.136 कहां से आया, यहाँ से आया, जो हमने माइनस किया लाइक कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ड्रिंक का जो किलोमीटर्स है और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक का किलोमीटर जो दौड़े हैं, उन दोनों का डिफरेंस है। और ये इतना डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड एरर के साथ, ये इन द डिस्टेंस रन बाय 2 आवर्स कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट ओनली ड्रिंक, ऐसा लिखा जाता है। और जब भी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम स्टेट करते हैं तो दिस इज द वे हाउ टू राइट
ये आपको भी समझना है, सीखना है। ओके, इसको हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हाउ टू रन अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। लेट मी जस्ट ओपन। यू कैन सी हियर। ओके, यहाँ पर देखिए, देर आर टू व्यूज, वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू में हम अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक ये है, एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ड्रिंक ये है। न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए मैंने न्यूमेरिक फिट किया हुआ है। लेबल में मैंने लिखा है कि डिस्टेंस रन इन किलोमीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट ओनली ट्रायल, और डिस्टेंस रन इन किलोमीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ट्रायल। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके हिसाब से डेटा मैंने फिट किया है, लाइक ये डेटा सेट जहां से फिट होके आया है वो डेमोन्स्ट्रेटेड है। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक में कितने किलोमीटर्स पर्टिकुलर पर्सन कितना किलोमीटर रन किया उसको रिकॉर्ड किया गया, 20 तक है। और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ड्रिंक में कितना किसने रन किया उसका भी रिकॉर्ड है। ओके, सो आई गो टू एनालाइज। एनालाइज में मैं जाऊंगा, फिर कंपेयर मीन्स में जाऊंगा। यहाँ पर दिया है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, राइट। तो इफ आई एम गोइंग टू रन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, यहाँ पर एक डिफरेंट विंडो आता है। देखिए, ये बोल रहा है वेरिएबल वन कौन सा है और वेरिएबल टू कौन सा है। तो पहला वेरिएबल मैंने लिया और दूसरे वेरिएबल को मैंने यहाँ डाल दिया। ये डिस्टेंस रन इन किलोमीटर्स है। ओके, और डिस्टेंस रन इन किलोमीटर्स दोनों के लिए है। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली ओके क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, यू हैव गॉट द आउटपुट। डिस्टेंस रन इन किलोमीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट ओनली ट्रायल, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में मीन जो है वो 11.16 आया। एन इक्वल टू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.72 है। डिस्टेंस रन इन किलोमीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ट्रायल जब मिक्स करके दिया तो ये बढ़ गया, एन इक्वल टू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कम हुआ है। अब ये बताता है कि इनका कोरिलेशन कितना है वो बता रहा है। तो इसमें मुझे ज्यादा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है इसमें टी वैल्यू कितना आया। टी वैल्यू हमेशा 1.96, और ये माइनस भी हो सकता है। ये यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। यहाँ माइनस अगर दिया है तो आपको इसको प्लस हिसाब से ट्रीट करना है और 1.96 को देखना है, क्योंकि ना 1.96 इधर और 1.96 उधर, माइनस कैन कम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 - 1 दैट इज 19, और टू टाइल टेस्ट में 0.00 आया है। उसका मतलब यह है कि इट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन दैट ऑफ 0.05, which means we are going to reject the null hypothesis and we are going to accept the alternate hypothesis। तो यहां तक आप सब क्लियर हैं? दिस इज ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो है वो हमारा यहाँ पर, मैंने कुछ एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट से आपको मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ कि कैसे करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ बैक टू द, यहाँ तक सभी को समझ में आया? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स।